नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आईसीएआई ने सितंबर 25 एग्जामिनेशन से रिलेटिंग एडवांस अकाउंटिंग के लिए आरटीपी एमटीपी की दोनों सीरीज को इशू किया। आरटीपी के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट भी बताया कि ये अमेंडमेंट आप लोगों के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को अमेंडमेंट, इसके अलावा आरटीपी एमटीपी सीरीज 1-2 इन सब का एक क्रक्स बताने जा रहा हूं, जिसमें कोई भी ऐसी यूनिक बात जो आपको कम्युनिकेट होनी चाहिए, कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट के थ्रू अपन इन सब चीजों को कंप्लीट कर लें। उस पैटर्न से मैं आपको इन सारी चीजों को डिटेल से बताने जा रहा हूं, इनको अच्छे से समझिएगा। देखिए, आईसीएआई ने जो अपना आरटीपी इशू किया, उस आरटीपी के अंदर एक अमेंडमेंट छोटा सा बताया, जिसको बहुत सारे पेजेस में लिखा। अपन ऐसे उन पेजेस को देखते ही ऐसे दिमाग में आता है मैं तो डर गई, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल से अमेंडमेंट है, छोटा सा अमेंडमेंट है, उसके बारे में अपन सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों, एक चैप्टर होता है, और ये जो चैप्टर होता है ये होता है किसके बारे में? एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, जिसमें अपन देखते हैं कि भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो एप्लीकेशन है उसके लिए एंटिटीज को दो कैटेगरी में अपन बांट देते हैं, एक तो कॉर्पोरेट और एक नॉन कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी के अलावा बाकी सब है। तो उसके अंदर जो पुराना सिस्टम था उसमें आप सभी को पता हो, वहां पर अपन उसको जब डिवाइड करते थे तो उसके अंदर कुछ लेवल्स बना रखे थे, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड और लेवल 4। तो यहां पर अब जो अमेंडमेंट आया है उसके अंदर अब ये जो लेवल वाला खेल है ये खत्म हो गया है। तो क्या किया, जितने भी आपके नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है उनको भी जैसे कॉर्पोरेट है, कंपनीज है, उसी पैटर्न से दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। या तो वो बड़े एंटिटीज है, नॉन कॉर्पोरेट तो है, कंपनी तो नहीं है, लेकिन वो बड़े एंटिटीज है। कौन से? लार्ज एंटिटीज। या फिर वो यहां पर एमएसएमई है। एमएसएमई का मतलब हो गया माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज एंटिटीज, मतलब या तो बिल्कुल छोटे एंटिटीज है, या फिर वो स्मॉल लेवल के है, या फिर मीडियम लेवल के है। तो उन सबको मिलाकर अपन ने एमएसएमई की कैटेगरी के अंदर डाल दिया। तो अपने वो जो लेवल वाला खेल होता था कि कौन सी कैटेगरी के अंदर वो फॉल होता है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, क्या वो लेवल 1 में होता है, 2 में होता है, 3 में होता है, 4 में होता है, उसको खत्म कर दिया और उसकी जगह यहां पर बना दिया बस दो कैटेगरी, एक तो एमएसएमई और एक लार्ज एंटिटी। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एमएसएमई है और कौन सा लार्ज एंटिटी है? तो सबसे पहले यहां पर एमएसएमई को डिफाइन कर दिया कि एमएसएमई कौन सा होता है। एमएसएमई कौन सा होता है? जो इन कंडीशंस को पूरा करे। क्या कंडीशन? कि ना तो वो लिस्टेड है, मतलब वो किसी भी तरीके से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो लिस्टेड नहीं है, कोई प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग के अंदर नहीं है। दूसरा, ना वो किसी तरह का बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बिजनेस करता है, मतलब वो बैंक की कैटेगरी में भी नहीं आता, वो इंश्योरेंस की कैटेगरी में भी नहीं आता, वो किसी तरह का कोई फाइनेंस का काम भी नहीं करता, कोई सी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आता। इसके अलावा उसका टर्नओवर जो है वो टर्नओवर 250 करोड़ के इक्वल या उससे कम है, 250 करोड़ के इक्वल या उससे कम है। कब का? उसका प्रीसीडिंग जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर था उसके अंदर इसका टर्नओवर। क्या ध्यान रखते हुए? एक्सक्लूडिंग अदर इनकम। एक्सक्लूडिंग अदर इनकम का मतलब प्योरली आपको इसके अंदर जो इंक्लूड करना है वो केवल और केवल आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्लूड करना है। उसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा इनकम और कमाते हो उसको अपने को इसमें नहीं लेना। तो लास्ट ईयर के अंदर वो 250 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही हो, 250 करोड़ को एक्सीड ना करे। इसके अलावा उसकी जो बोरोविंग्स हैं वो बोरोविंग लास्ट ईयर के अंदर 50 करोड़ या उससे कम हो, मतलब उसने जो बोरोविंग कर रखी है पब्लिक डिपॉजिट्स को इंक्लूड करते हुए लास्ट ईयर में, वो लास्ट ईयर के अंदर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 50 करोड़ या उससे ज्यादा उसकी बोरोविंग नहीं रही। और इसके अलावा वो इनका होल्डिंग या सब्सिडरी है। तो ये कंडीशंस अगर सारी की सारी पूरी हो, क्या बताया मैंने आपको? ना तो वो लिस्टेड है, ना वो किसी तरह का कोई बैंकिंग का बिजनेस करता है, इंश्योरेंस का बिजनेस करता है, फाइनेंस का काम करता है, ना उसका टर्नओवर 250 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, ना उसकी बोरोविंग लास्ट ईयर के अंदर 50 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, और इनका होल्डिंग और सब्सिडरी, ये सब चीजें मिलकर वो आपका मीडियम, माइक्रो या स्मॉल बिजनेस, यानी उसको एक ही कैटेगरी में डाल दिया। पहले इसके अंदर 3 कैटेगरी होती थी, अब इनको एक ही कैटेगरी में डाल दिया कि ये एमएसएमई होता है। और जो ये नहीं
नहीं है, जो बड़े बिजनेस है यानी जो लिस्टेड है या अंडर प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, फाइनेंस का काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, या फिर उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 250 करोड़ को एक्सीड कर दिया, या फिर उनकी बोरोइंग लास्ट ईयर की 50 करोड़ को एक्सीड कर गई, या उनका होल्डिंग और सब्सिडरी है, तो वो सब लार्ज एंटिटी के अंदर आ जाएंगे। अगर आपको ध्यान हो तो आपको ये सब चीजें नया पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ है। सर क्या बात करते हो, बिल्कुल ये जो अमेंडमेंट वाली बात है ये भी पढ़ी हुई है। कहां पढ़ी हुई है? जब अपन ने कॉर्पोरेट एंटिटी का क्लासिफिकेशन किया था तो उसके अंदर दो कैटेगरी पढ़ी थी अपन ने, एक तो पढ़ी थी एसएमसी और दूसरा पढ़ा था नॉन एसएमसी। तो बिल्कुल सेम वो का वही तो है। एसएमसी मतलब जो छोटी कंपनियां हैं, जो स्मॉल या मीडियम साइज कंपनी है, उसी एसएमसी को जब अपन नॉन कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहे हैं तो यहां पर एमएसएमई रख दिया, और इसमें जो चीज पड़ी थी वो डिटो सेम आ गई। ठीक है, इसी तरह से नॉन एसएमसी मतलब जो ना तो स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी नहीं है, मतलब बड़ी कंपनियां है। इसका मतलब जो अपन ने नॉन एसएमसी के लिए डिफाइन किया था कॉर्पोरेट एंटिटीज में, वही सेम हो गया। मतलब दोनों के लिए अब अलग अलग आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कॉर्पोरेट के लिए पढ़ रहे हो तो यानी कॉर्पोरेट के अंदर जो आपका यहां पर नॉन एसएमसी है वो ही यहां पर आपका लार्ज एंटिटी है। नॉन कॉर्पोरेट के अंदर जब अपन कॉर्पोरेट के अंदर पढ़ते हैं तो जो आपका एसएमसी था, स्मॉल या मीडियम साइज कंपनी था, उसी चीज को अपन नॉन कॉर्पोरेट के केस में एमएसएमई बोल देते हैं। तो बस अपने को दोनों को अब अलग अलग नहीं पढ़ना, उल्टा अपने लिए पॉइंट कॉन्सेप्ट जो है और ज्यादा सिंपल इजी हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया। पहले ज्यादा टेक्निकल था, अब आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया, तो वो जो लेवल वाला कॉन्सेप्ट है वो सारा हट चुका है, वो कुछ भी नहीं है। अब आपको केवल नॉन कॉर्पोरेट को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, एक तो एमएसएमई और एक लार्ज एंटिटी। एमएसएमई मतलब जो ना तो लिस्टेड है, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है, ना वो कोई बैंकिंग का बिजनेस करता है, इंश्योरेंस का करता है, फाइनेंस का काम करता है, ना उसका टर्नओवर लास्ट ईयर का 250 करोड़ या उसको एक्सीड कर गया, ना उसकी बोरोइंग 50 करोड़ को एक्सीड कर गई। इसका मतलब अपन और इनका होल्डिंग और सब्सिडरी, ये सारी कंडीशंस वाले जो है इन सबको अपन किसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे? इसका मतलब इनको अपन यहां पर एमएसएमई के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, और जो एमएसएमई नहीं है वो आपका लार्ज एंटिटी में आ जाएगा। अब यहां पर जो एमएसएमई होता है यानी छोटे बिजनेस है, तो ऑब्वियसली उनको कुछ रिलैक्सेशंस होती है, कुछ एग्जम्पशंस होती है, और जो लार्ज एंटिटी है उनको कोई रिलैक्सेशंस, कोई एग्जम्पशंस नहीं है, यानी उनको सारे एएस एज इट इज पूरी तरह से अप्लाई करने का है। लेकिन जो एमएसएमई है उनको कुछ रिलैक्सेशंस है, एग्जम्पशंस है। एग्जम्पशंस का मतलब होता है कि कुछ एएस है जिनको पूरा ही अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो अप्लाई होने का ही नहीं है। और रिलैक्सेशन का मतलब एएस तो अप्लाई होगा, लेकिन उस एएस के अंदर जो कंटेंट होता है उसका कुछ हिस्सा आपको अप्लाई नहीं करना। तो यहां पर अपन बात करें कि एमएसएमई को क्या क्या एग्जम्पशंस है, तो एएस 3 का, 17 का, 20 का, 24 का, 18 का, 28 का और 18 का यहां पर तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगा, मतलब फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जब आपका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं हो। ध्यान रखना, केवल यहां इंटरनली इसको ध्यान रखने की जरूरत होती है। और जब आपकी बोरोइंग 10 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं हो तो ऐसे केस में आपको पूरी तरह से इनको अप्लाई नहीं करना। अब आ जाते रिलैक्सेशंस की बात करते हैं। तो रिलैक्सेशन का मतलब एएस तो वो लगाना है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा अंदर का आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर एएस 10, 11, 15, 19, 22, 26, 29, 28 को आपको यहां पर एग्जम्पशन से रिलैक्सेशन की कैटेगरी में शिफ्ट कर देना है। कब कर देना है शिफ्ट? अगर आपने उसके अंदर ये बोरोइंग या फिर ये टर्नओवर वाला जो क्राइटेरिया था ये फुलफिल नहीं किया तो फिर वो फुली एग्जेम्प्ट नहीं होगा, फिर आपको वो रिलैक्सेशन की कैटेगरी के अंदर डाल देना है। बस ये अमेंडमेंट है, इसके अलावा कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है। इसके अलावा सर वो बातें जो इसमें हमने और बहुत सारी सीखी थी कि अगर अपना बिजनेस जो है बिग टू स्मॉल हो गया, बड़े से छोटा बिजनेस हो गया, तो अपन एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं छोटे बिजनेस की, तो आपको बताया था वो 2 कंसेक्यूटिव ईयर तक कंटिन्यू स्मॉल बनने के बाद ही होगा, तो वो सब चीज सेम है। अगर अपन स्मॉल से बिग की तरफ चले जाते हैं, अगर अपन छोटे से बड़े बिजनेस हो जाते हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का भार तुरंत अपने कंधों पर उठाना पड़ेगा, यानी कि वो सेम चीज आपको तुरंत अप्लाई कर देनी। उसी ईयर से आपको जो स्मॉल की एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशंस मिल रही थी वो आपकी विड्रॉ हो जाएगी, वो सारी बातें सेम है। बस ये छोटा सा अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है। इसी अमेंडमेंट के कारण कुछ क्वेश्चंस है उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। जैसे यहां पर एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 अपनी जो
क्वेश्चन बैंक का उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो मैंने आपको फ्री रिसोर्स के अंदर air1ca.com के अंदर जो कंपाइल करके पूरा क्यूबी का बुक और जो सीबी का पूरा बुक आपको अपलोड करके दिया हुआ है, उसमें ये ऑलरेडी चैप्टर पूरा अमेंडेड है कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही, और क्वेश्चन आंसर्स भी पूरे के पूरे अमेंडेड है। हाल ही के अंदर मैंने अभी एमसीक्यू बुकलेट है वो भी इश्यू की है, टेलीग्राम चैनल जो मेरा है एडवांस अकाउंटिंग का, वहां पर उसके अंदर आप जा सकते हो, और वहां पर भी जो इस चैप्टर के एमसीक्यू थे उनको भी मैंने पूरा अमेंड करके डाला हुआ है, यानी सब कुछ आपको अमेंडमेंट मिल रहा है। ठीक है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मेसर्स ओमेगा इन कंपनी पार्टनरशिप फर्म, ये क्वेश्चन कहां से ले रहा हूं दोस्तों में, जो हमारी कंपाइल्ड क्वेश्चन बैंक और जो कॉन्सेप्ट नोट्स है वहां से बात की जा रही है, जो आपको air1ca.com की फ्री रिसोर्स के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या लिख रहा है, ओमेगा इन कंपनी पार्टनरशिप हैड ए टर्नओवर ऑफ 1.25 करोड़, केवल 1.25 करोड़ का टर्नओवर है, एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, एंड बोरोइंग ऑफ 0.95, बोरोइंग उसकी केवल 0.95 की है। ठीक है, 9.95 करोड़ की है। इट वांट टू अवेल एग्जम्पशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, कह रहे जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को एग्जम्पशंस मिलती है, रिलैक्सेशंस मिलती है, वो अवेल करना चाहता है। एडवाइज द मैनेजमेंट, आपको बताना है कि हाँ भाई उसको मिलेगी कि नहीं, तो अगर वो लार्ज में आ रहा है तो नहीं मिलेगी, अगर वो एमएसएमई में आ रहा है तो मिलेगी। पहले उसके अंदर लेवल देखते थे, अब लेवल नहीं देखना, आपको तो देखना है वो लार्ज में आ रहा है या एमएसएमई में, तो लार्ज में आ रहा है तो नहीं मिलेगी, एमएसएमई में आ रहा है तो मिल जाएगी। तो यहां से अगर अपन टर्नओवर, बोरोइंग इन सबको देखें तो साफ पता चल रहा है कि ये ना तो कोई लिस्टेड है, ना कोई बैंकिंग है, ना कोई इंश्योरेंस है, ना कोई यहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज है। टर्नओवर भी 250 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा, बोरोइंग भी 50 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये आपका कौन सा बन गया, एमएसएमई बन गया, और एमएसएमई बन गया इसका मतलब इसको जो एग्जम्पशंस अवेलेबल होनी चाहिए वो सारी की सारी एग्जम्पशंस अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह से अगर अपन एक क्वेश्चन नंबर 6 देखें, based on the criteria of non-corporate entity categorize the following as large entity or MSME for the purpose of accounting standard। अब देखो इसको मैंने थोड़ा सा अपडेट कर दिया है क्वेश्चन को, यहां पर लेवल वगैरह पूछा था 1 2 3 4 क्या होगा, कौन से लेवल का वो बता दो, यहां पर अपन ने इसको बोल दिया कि भी अब लार्ज या MSME क्या है वो बताओ। तो देखिए जैसे पहला है रामा टेक्सटाइल हुज टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम डज नॉट एक्सीड 50 करोड़, कह रहा है टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड नहीं किया। अपना तो क्राइटेरिया ही 250 करोड़ का है जब टर्नओवर की बात करते हो, तो इसका मतलब यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये एमएसएमई बन जाएगा। ठीक है, स्टार इंडस्ट्रीज हैविंग बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट ऑफ 10 करोड़ एनी टाइम प्रीसीडिंग ईयर, कह रहा है उसकी बोरोइंग 10 करोड़ है, जबकि बोरोइंग के अंदर अपना क्राइटेरिया 50 करोड़ का है, तो यहां तो इसकी केवल 10 करोड़ ही, यानी कि ये अगेन यहां पर एमएसएमई कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, कह रहा है न्यूमैन इंडस्ट्रीज हैविंग बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट लेस देन 50 लाख एट एनी टाइम, देखो क्या मजाक कर रहा है, बोरोइंग 50 लाख से भी कम है, तो इसका मतलब अगेन ये एमएसएमई कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। एसएस फाइनेंस इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखना जरा, कह रहा है एसएस फाइनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नाम ही काफी है, क्या करते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इसका मतलब तो फिर तो बोरोइंग टर्नओवर कुछ देखने का ही नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका लार्ज एंटिटी में चला जाएगा। फाइनेंस का काम करना भाई बड़ी बात होती है। डीडी फाइनेंस होल्डिंग्स कंपनी ऑफ एसएस फाइनेंस, कह रहा है कि डीडी फाइनेंस जो है इसी एसएस फाइनेंस की होल्डिंग है, इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगी, ये भी लार्ज एंटिटी बन जाएगी। ठीक है, रिलायबल कोऑपरेटिव बैंक, देखो कोऑपरेटिव बैंक, बैंक की बात चल रही है, तो यानी कि ये भी लार्ज एंटिटी बन गया, फिर टर्नओवर वगैरह कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, तो यानी पहले तीनों तो बन गए एमएसएमई और लास्ट के तीनों बन गए लार्ज एंटिटी। इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस है जिनमें उस अमेंडमेंट की वजह से चेंजेस आ जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं जो air1ca.com का फ्री रिसोर्स के अंदर जाकर अब अगर आप क्यूबी और सीबी को डाउनलोड करते हो तो वहां पर जो आपको फाइल दे रखी है, जो कंबाइन करके पूरी बुक की दे रखी है, फ्रीली अवेलेबल है, तो वहां पर ऑलरेडी इस चैप्टर का सीबी भी अमेंडेड है, क्यूबी भी अमेंडेड है, और एमसीक्यू जो टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल है एमसीक्यू बुकलेट, तो वो भी पूरी की पूरी अमेंडेड है, तो कहीं भी कुछ भी आपको देखने की अलग से फिर जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको अमेंडमेंट, जिन्होंने भी पुराना अगर कुछ पढ़ा हुआ है तो आपको अमेंडमेंट बता दिए, 5 मिनट का अमेंडमेंट है, छोटा सा है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब अपन दोस्तों बढ़ते हैं आरटीपी के बारे में।
और आरटीपी के अंदर कुछ स्पेशल और है क्या? ये अमेंडमेंट वाली सारी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब अमेंडमेंट के अलावा कुछ और स्पेशल है क्या? तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए जिसमें मुझे लगा कि हाँ जी मैं आपको इनके बारे में कुछ बता देता हूं। जैसे पहले अपन कुछ एमसीक्यूज का डिस्कशंस कर लेते हैं। तो यहां पर आरटीपी के शुरुआत में कुछ एमसीक्यूज होते हैं। आरटीपी ध्यान रखना एग्जाम पैटर्न से नहीं आता। आरटीपी तो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर है, उनके आपको क्वेश्चन आंसर्स 20 क्वेश्चन डाल के देना है कि हाँ भी आप उनका रिविजन अलग से और कर लो। तो उसी पैटर्न से ये बना हुआ होता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो अपन ने ऑलरेडी सब कुछ कवर किया होता है, मैक्सिमम कवर किया होता है। तो कुछ भी ऐसा खास स्पेशल नया नहीं होता, बट कुछ भी अगर मुझे लग रहा है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू का। सूरत लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 40 करोड़ फॉर परचेज ऑफ क्वालिफाइंग मशीन कॉस्टिंग 90 करोड़। कह रहे 90 करोड़ की जो मशीन है, उस 90 करोड़ की मशीन को खरीदने के लिए, ध्यान देना, 90 करोड़ की मशीन को खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने अपने को यहां पर 40 करोड़ की ग्रांट दी। तो ये जो मशीन के लिए ग्रांट मिली है, यानी ये ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पीपी, ग्रांट फॉर स्पेसिफिक असेट हो गई। ठीक है। द रेजिडुअल वैल्यू इज 2 करोड़। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन इज 20 ईयर। कह रहा है लाइफ 20 ईयर है। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बस इतना सा क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे अब आपको इसके आंसर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पहला, व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्रांट। ग्रांट का नेचर क्या है? अभी अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया था कि ये ग्रांट पर्टिकुलर फिक्स असेट के लिए जो मिली है वो वाली ग्रांट है। तो कह रहा है कि ये नॉन मॉनिटरी है, बिल्कुल गलत है। 40 करोड़ कैश में मिल रहा है। फिक्स असेट के लिए बिल्कुल ठीक है। रेवेन्यू वाली है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, नहीं, यानी इसके अंदर ये 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ सूरत लिमिटेड हैज अ पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट। अगर फिक्स असेट के लिए मिलती है तो AS 12 में अपन ने देखा था 2 अप्रोच होती है, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल अप्रोच आप असेट की कॉस्ट में से एडजस्ट कर देते हो, रेवेन्यू अप्रोच उसको डेफर करते हो। याद है ना DGI वाला कॉन्सेप्ट? तो यहां पर कह रहा है असेट से डिडक्ट कर दिया, यानी कैपिटल अप्रोच को फॉलो कर दिया। ठीक है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कह रहा है डेप्रिसिएशन कितना आएगा? बड़ा सिंपल है, 90 की असेट थी, 40 का ग्रांट अपने को मिल गया, तो बच गया कितना? 50 माइनस सैलवेज 2 है, और लाइफ आपको यहां पर दे रखी है। कह रहा है असेट का लाइफ 20 ईयर है, तो डिवाइडेड बाय 20। तो इसके बेसिस पे अपन यहां पर कैलकुलेट कर दिए। तो मेरे पास में दोस्तों ये आंसर कैलकुलेट होकर आ गया 2.4। तो ये 2.4 का इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इफ सूरत लिमिटेड हैज अ पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट इज डेफर्ड। अब इसने दूसरा कॉन्सेप्ट भी लगा दिया, कह रहा है डेफरमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ठीक है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रांट टू बी रिकॉग्नाइज इन PL एज अदर इनकम। PL में ग्रांट कितना जाएगा? ध्यान रखना, जल्दबाजी में अपन वही अच्छा डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन नहीं पूछ रहा, कह रहा है कि ग्रांट कितना जाएगा। तो जैसे डेप्रिसिएशन जाता है वैसे ही ग्रांट जाती है। जैसे डेप्रिसिएशन का पैटर्न होता है, तो यहां पर डेप्रिसिएशन अपन SLM से कर रहे हैं, तो ग्रांट को भी SLM से कर दो। तो ग्रांट है 40 की और 20 ईयर की लाइफ है, यानी हर साल 2। तो यानी आप 2 का हर साल क्या करोगे? PL में इसको ग्रांट को अमोर्टाइज करते हुए चलोगे। ठीक है। इफ सूरत लिमिटेड हैज अ पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। कह रहा है कि अगर अपन इसको डेफर्ड इनकम करते हैं, ठीक है, अभी वाला ही पॉइंट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब कह रहा है डेप्रिसिएशन PL में कितना जाएगा? तो जब अपन डेफर करते हैं तो असेट की वैल्यू ओरिजिनल 90 ही रहेगी, उसमें से एडजस्ट करेंगे ही नहीं। -2 का क्या है? सैलवेज अपॉन 20। तो इसी के बेसिस पे अपन ने कैलकुलेट कर दिया, तो 90 माइनस 2 अपॉन 20। तो इसी के बेसिस पे ये आंसर आ जाएगा दोस्तों 4.4 का। तो यहां पर ये आंसर 4.4 का, यानी आंसर आ गया। इसका मतलब फाइनल आंसर इसके आगे अपने पास में सबसे पहला आंसर आ गया 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में वापस 3, उसके बाद में 2। तो ये अपने इसके आंसर्स निकल कर आ गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन द बुक्स ऑफ G लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन March 24 वाज 1040 बाय FIFO मेथड। FIFO मेथड से 1040 का स्टॉक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी डिसाइडेड टू चेंज फ्रॉम FIFO टू वेटेड एवरेज। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जब आप जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मेथड चेंज करते हो, कॉस्ट फॉर्मूला चेंज करते हो, तो ऐसे केस में अपन उसको क्या कहते हैं? चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो FIFO से अपन वेटेड एवरेज में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑन March 24 ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट इज 880। जो अपनी असेट 1040 की थी पुराने सिस्टम से, अब वो आपकी 880 की हो गई।
कह रहा है कि इसका रियलाइजेबल वैल्यू अपने पास में 12 लाख है, मतलब एनआरवी 12 लाख है, तो दोनों ही केस में एनआरवी 12 है तो मतलब ज्यादा है, तो एनआरवी तो हो गई इररिलेवेंट, कॉस्ट और एनआरवी लोअर। पुराने केस में 12 और 1040 यानी 1040 पे वैल्यू करेंगे, नए वाले में एनआरवी 12 और कॉस्ट 880 यानी 880 पे। तो ये आपका ओल्ड है, ये आपका न्यू है, ठीक है। क्या इस तरह के क्वेश्चंस अपन ने किए थे? बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने ऑलरेडी किए हुए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन द बुक्स, कह रहा है बुक्स में कितने पे दिखाएंगे, तो 880 का ये जो नया वाला सिस्टम है उससे दिखा देंगे। एंड व्हाट डिस्क्लोजर शुड बी गिवन, ध्यान दो, एक तो 880 पे दिखा देंगे और इसका डिस्क्लोजर क्या करेंगे। याद करो जब चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी करते हैं तो आप ये चुपके से नहीं कर सकते कि किसी को पता नहीं चलेगा, मैं कर देता हूं। आपको मैंने बताया था हजरात आपको पूरा उसको चेंज करने के अंदर ध्यान देना पड़ता है। तो यहां पर आप 1040 से 880 पे आ गए, तो ऐसे केस में आप अगर उसका मटेरियल इफेक्ट क्वांटिफाई कर सकते हैं तो उसका इफेक्ट भी बताओ कि क्या होगा। अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो उसका क्वालिटेटिव इफेक्ट बताओ, उसका फैक्ट डिस्क्लोज करो। तो ये सारी बातें अपन ने चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में डिस्कस की थी। तो 1040 से 880 पे आप शिफ्ट हो गए, तो यानी 1040 से 880 में शिफ्ट हो गए, तो इसका मतलब 160 से आपकी इन्वेंट्री कम हो गई, तो यानी आपका प्रॉफिट भी कम हो गया। तो ये बात भी मटेरियली आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यस और नो? हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो देखो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 880, ठीक है। इन फैक्ट दैट द वैल्यूएशन मेथड है चेंज, फैक्ट नहीं बताना, फैक्ट तो तब बताना जब क्वालिटेटिव फैक्टर्स हो। अगर क्वांटिटेटिव हो, मेजरेबल हो, मेजर कर सकते हो, तो यानी ये बात बिल्कुल गलत हो गई। 12 तो वैसे ही गलत है, लास्ट वाला अपने आप बच गया। 880 कह रहा है दिखाएंगे फुल डिस्क्लोजर विथ अमाउंट वैल्यूएशन मेथड चेंज सेल बी, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि इसका फाइनल आंसर 4 वाला हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट वॉज 1000 बट फेयर वैल्यू वॉज 800, कह रहा है 1000 की कॉस्ट थी और फेयर वैल्यू अपना 800 था, तो यानी अपन ने उसको 800 पे एंड ऑफ द ईयर, करंट इन्वेस्टमेंट है तो अपना वैल्यूएशन नॉर्म्स क्या होता है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो अपन ने उसको विच एवर इज लोअर 800 पे दिखा दिया। नाउ द फेयर वैल्यू इज 1200, अब आपकी फेयर वैल्यू 1200 हो गई, रिवर्सल, मतलब जो अपन ने 800 पे दिखाया था अब अच्छे दिन आ गए और अपने एसेट की वैल्यू वापस बढ़ गई और वो 1200 पे पहुंच गई। तो इसका मतलब 1200 पे पहुंच गई तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको ओरिजिनल कॉस्ट तक ही बढ़ा सकते हो। भले अच्छे दिन बहुत ज्यादा आ गए, प्रूडेंस को, कंजर्वेटिज्म को ध्यान रखना है। आपने ओरिजिनली 1000 रुपीज लगाया था और उसमें 200 रुपए का लॉस पीएल में डाला हुआ है, तो अब आप 800 से वापस उसको 1200 पे नहीं ले जा सकते। ऐसे केस में अगेन कॉस्ट और फेयर वैल्यू लोअर, तो ऐसे केस में कॉस्ट आपकी 1000 है और फेयर वैल्यू 1200 है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको 1000 पे दिखाओगे और जो 200 रुपए बढ़ेंगे वापस उस 200 को पीएल के अंदर क्रेडिट कर दोगे। तो उसी के बेसिस पे आप देख लेते हैं आंसर, नो चेंज बिल्कुल गलत है। कह रहा है करंट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड 1000, ठीक है, इन गेन ऑफ 200 क्रेडिटेड टू पीएल, बिल्कुल ठीक बात है। करंट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड 1200 गलत है, रिकॉर्डेड 1200 गलत है, यानी इसके अंदर ये जो पॉइंट नंबर 2 वाला आंसर है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोस्तों अपन ने इसका जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है आरटीपी का वो सारा का सारा अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन बढ़ते हैं यहां पर इसके कुछ डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर। अब डेस्क्रिप्टिव में मैं आपको सारे नहीं करवाऊंगा, जो अपने क्यूबी के अंदर अच्छे से कवर हो रखे हैं उनकी बात ही नहीं करेंगे, कुछ स्पेशल अगर लगता है तो वो अपन डिस्कस में लाएंगे। जैसे यहां पर ये AS1 है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इसके लिए आईसीआई ने एक अच्छा क्वेश्चन डाला है। हालांकि ये भी मैंने क्यूबी के अंदर ऑलरेडी कवर कर रखा है, जो मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं सितंबर के लिए भी उनको ऑलरेडी मैंने ये कवर करवा दिया था। इनफैक्ट मेरा जो एक रिवीजन वीडियो आया था 7 चैप्टर टॉपिक को मिलाकर, उसके अंदर भी स्पेशली इस क्वेश्चन को अलग से मैंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर से दोबारा यहीं पर मैं आपको अलग से इसको और डिस्कस कर देता हूं। क्या क्वेश्चन है, लॉइन लिमिटेड इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 25, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। द कंपनी फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर फिक्स असेट, FIFO फॉर इन्वेंट्री एंड PCM फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है कि अपन फिक्स असेट के लिए तो फॉलो करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट
इसके अलावा जो अपना इन्वेंट्री है उसके लिए अपन फीफो मेथड फॉलो करते हैं, और जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन का उसमें पीसीएम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यूज करते हैं, जो अपन ने AS7 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट चेंजेस, मैनेजमेंट ने कुछ चेंजेस किए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन फीफो से वेटेड एवरेज कर दिया। अभी अभी अपन ने एक क्वेश्चन एमसीक्यू का भी किया था, कह रहे फीफो से वेटेड एवरेज कर दो। ठीक है, डेप्रीशिएशन मेथड फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी, डेप्रीशिएशन का मेथड एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे लेके चले गए। ध्यान देना, जब आप कॉस्ट फॉर्मूला इन्वेंट्री का चेंज करते हो तो वो तो होता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये वाला जो काम है, ये वाला जो काम है, ये तो आपका चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये वाला तो चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। लेकिन जब आप डेप्रीशिएशन के फैक्टर्स में किसी तरह का चेंज करते हो तो 2016 से पहले वो भी चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसी था जब मेथड को चेंज करते हो, बाकी सब चीजें एस्टिमेशन होती थी वहां। लेकिन ये जो मेथड है वो भी अब क्या बनने लग गया, अब ये भी आपका क्या बनने लग गया, जब आप मेथड को चेंज करते हो डेप्रीशिएशन के तो उसको एसएलएम से डब्ल्यूडीवी लेके जा रहे हो, तो ये भी अब आपका यहां पर चेंजेज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन बन गया। क्या बन चुका है, चेंजेज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन बन चुका है। मतलब आप इसको चेंजेज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन, ES5 में अच्छे से अपन ने सारी बातों को डिस्कस किया था। ठीक है, द कंपनी डिस्क्लोजेज द चेंजेज इन इन्वेंट्री मेथड इन नोट्स बट डज नॉट डिस्क्लोज द चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड स्टेटिंग इट इज नॉट मटेरियल। कह रहे इन्वेंट्री के मेथड को तो अपन ने नोट्स में बता दिया चेंज करना, जो कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज था, बहुत बढ़िया। लेकिन डेप्रिसिएशन मेथड के चेंज की जानकारी अपन ने नहीं दी क्योंकि ये मटेरियल नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर चेंजेज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन है तो वहां पर भी अगर किसी तरह का कोई क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव फैक्टर होता है तो उसके लिए आपको उसकी जानकारी देनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि क्वांटिटेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा, मटेरियल नहीं आ रहा, मटेरियल नहीं आ रहा मतलब उसका क्वांटिटेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है उसका क्वालिटेटिव इफेक्ट आता है, तो वो तो आपको बताना ही पड़ता है। तो आपको चेंजेस के बारे में अल्टीमेटली जानकारी देनी पड़ती है। ठीक है, आगे क्या लिखा, Additionally, company has not disclosed its accounting policy on recognition of government grant, though it has received significant subsidy. अब कह रहा है एक और चीज, इसको गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी। अब गवर्नमेंट ग्रांट में अपन कौन सी पॉलिसी फॉलो करते हैं हमने उसको नहीं बताया, चेंज नहीं, नॉर्मली अपन जो फॉलो करते हैं उसको भी नहीं बताया। जबकि AS1 में अपन ने डिस्कस किया था जितनी भी आपकी अकाउंटिंग सिग्निफिकेंट पॉलिसीज होती है उनको आपको फॉलो करना होता है। जनरली एक ही जगह लिस्ट बनाकर देनी होती है और वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। तो ये भी आपका रॉन्ग अकाउंटिंग हो गया। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड। अब आपको तीन चीजें पूछी, आइडेंटिफाई वॉयलेशंस बताओ। तो पहला जो अपना इन्वेंट्री वाला चेंज है वो सब कुछ ठीक है, उसको कह रहा है अपन ने डिस्क्लोज वगैरह सब करना था वो कर दिया जब अपन ने फीफो से वेटेड एवरेज किया, बहुत बढ़िया। दूसरा डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करना, चेंजेज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन है, उसका मटेरियल इफेक्ट नहीं आ रहा तो नहीं बताया। कह रहा है कि नहीं फिर भी आपको उसका क्वालिटेटिव इफेक्ट देखना पड़ेगा, आपको अल्टीमेटली उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। अपन ने ग्रांट मिली, उसका क्या अपन पॉलिसी फॉलो करते हैं वो भी नहीं बताया, ये भी बताना था। तो तीन में से एक सही है, दो गलत है। ठीक है, दूसरा क्रिटिकली इवेलुएट मटेरियलिटी कैन बी यूज्ड एज ए ज्यूरिडिक्शन फॉर नॉन डिस्क्लोजर। कह रहा है मटेरियलिटी को नॉन डिस्क्लोजर का आधार बना सकते हैं क्या, कि भी जो आइटम मटेरियल है उसको अलग से बताओ, नहीं है तो मत बताओ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि मटेरियल है तो अलग से बताओ, इमटेरियल तो मत बताओ। लेकिन यहां पर एक छोटा सा चीज होता है क्वालिटेटिव, मैंने बार बार अभी कहा एक तो होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। तो यहां पर मटेरियलिटी केवल जजमेंट करता है किस चीज के बारे में, यहां पर क्वांटिटेटिव के बारे में। कई बार मटेरियलिटी के अंदर यह भी चीज आ सकती है कि अपन कोई ऐसा चीज है जिसका नेचर ऐसा है, भले उसका क्वांटिटेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा लेकिन उससे भी यूजर का डिसीजन इफेक्ट हो सकता है। तो केवल मटेरियलिटी खुद अपने आप में अकेला एक चीज जजमेंट का इशू नहीं हो सकता है, क्राइटेरिया कसौटी नहीं हो सकती कि हां बस उसी से देखेंगे कि भी डिस्क्लोजर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत चीज है। जस्टिफाई
Would the change from FIFO to weighted average is treated as change in accounting estimate और accounting पॉलिसी? अब इसमें क्या बताएं, अभी अभी अपन ने बात कर दिया, ये accounting पॉलिसी होता है। वहीं डेप्रिसिएशन वाला पूछता तो वो चेंजेस इन accounting estimation होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने जो आइडेंटिफाई कर रखे हैं उसी के बारे में केवल बात करेंगे। जैसे ये अगला क्वेश्चन 6 है, ये ऑलरेडी मैंने आपको क्यूबी के अंदर दे रखा है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। जब मैंने AS2 आपको करवाया था तो उसके अंदर क्लास के अंदर सोल्व करके दिया हुआ है, रिवीजन वीडियो के अंदर भी वापस से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसके अंदर से कुछ भी स्पेशल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरी लिस्ट के अंदर सीधा क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसको मुझे लग रहा है कि बताने की थोड़ी सी जरूरत है, तो मैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर चला जाता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रिसिशन टूल लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू इट्स फिक्स असेट। फिक्स असेट से रिलेटिंग आपको कुछ डिटेल दे रखी है। क्या डिटेल दे रखी है? कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹12 लाख। कंपनी ने एक मशीन को खरीदा 12 लाख रुपीज में ऑन 1 अक्टूबर 24। ध्यान देना 1 अक्टूबर 24 को। ठीक है, कह रहा है उसके ऊपर फ्रेट लगा, उसके ऊपर इरेक्शन चार्जेस लगे। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको पता होगा लास्ट में वो पूछता है कितना वैल्यू ऑफ असेट कैपिटलाइज करेंगे, तो जितने में खरीदा वो भी आ जाएगा, इसके अंदर ये फ्रेट भी आ जाएगा, इरेक्शन चार्ज भी आ जाएगा। कह रहे टेस्टिंग, ध्यान देना टेस्टिंग, रॉ मटेरियल यूज 25,000, वेजेस 10,000, सेल ऑफ प्रोडक्शन 8,000। कह रहे टेस्टिंग के अंदर अपना मटेरियल और वेजेस मिलाकर टोटल मिलाकर 35K का खर्चा हुआ, लेकिन उसी प्रोडक्ट को बेचने से 8K की रिकवरी आ गई। याद करो टेस्टिंग ट्रायल का खर्चा आप पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड करोगे, लेकिन जो उसकी इंसिडेंटल रिकवरी आती है उसको हटाकर, तो ये रिकवरी आकर नेट ऑफ रिकवरी अपना 27,000 हो जाएगा, तो इसको अपन कॉस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ऑन 1 दिसंबर 24 इट रिप्लेस्ड मोटर ऑफ ओल्ड मशीन। तो देखो यहीं तक का ये काम हो गया, तो यहीं से अब आपको इस पीपी की कॉस्ट निकालनी है, तो 12 लाख, उसके अलावा प्लस 60,000 प्लस 40,000 और प्लस 27,000, तो ये 13,27,000 का 13,27,000 का ये आपका क्या आ गया, इस असेट का कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब आपको एक और नई चीज दी, ऑन 1 दिसंबर 24 इट रिप्लेस द मोटर ऑफ ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन कोई दूसरी पुरानी मशीन, ये तो अभी अभी खरीदी उसकी बात थी, तो इससे रिलेट मत करिएगा, ये पुरानी मशीन मतलब इससे अलग है। ठीक है, with a new costing 120 improving the output capacity by 15%। कह रहा है कि अपनी एक पुरानी मशीन थी उसके अंदर कोई मोटर वगैरह खराब हो गई थी, अपन ने उसको रिप्लेस कर दिया और उसकी वजह से 15% से कैपेसिटी बढ़ गई। जब आप कोई खर्चा करते हो किसी पीपी के ऊपर सब्सिक्वेंटली और उसके कारण उस असेट की लाइफ बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उस असेट के जो चलाने के ऑपरेशनल खर्चे वो कम हो जाते हैं, तो यानी कि वो कैपिटल नेचर का खर्चा होता है। तो ऐसे केस में अपन ने जो पढ़ा था उसको अगर रिकॉल करें कि जो आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज कर लो और जो गया उसको डी रिकॉग्नाइज कर लो, जो आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज कर लो और जो चला गया उसको डी रिकॉग्नाइज कर लो। इस तरह की कोई बात अपन ने डिस्कस की थी। तो ये कितने रुपए की खरीदी अपन ने? कह रहा है 120 की खरीदी, तो यानी 120 से अपन इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा, द ओल्ड मोटर हैज अ कॉस्ट ऑफ 50,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 35,000। कह रहे पुरानी जो मोटर है वो अपनी 50,000 कॉस्ट की और 35 उसकी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट है, इसका मतलब उसकी WDV है 15K। जो चला गया उसकी यादें मिटा दो, जो चला गया उसकी यादें मिटा दो, बुक्स में नहीं रखनी, उसको संजो के नहीं रखना है कि भाई चला गया तो क्या था तो मेरा ही, मैं उसकी यादें रखूंगा। अकाउंटिंग कह रहा है जो गया उसकी यादें मिटाओ अकाउंट से, यानी 15K से डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, तो 120K से रिकॉग्नाइज कर देंगे और 15K से डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा, ऑन 15 मार्च 12 कंपनी शिफ्टेड अ मशीन फ्रॉम वन फैक्ट्री टू अनदर। कह रहा है शिफ्टिंग किया। याद करो AS10 के अंदर कुछ खर्चे थे पीपी के जो इंक्लूजन में आते हैं, कुछ खर्चे आते हैं एक्सक्लूजन, इंक्लूड एक्सक्लूड। तो एक्सक्लूड के अंदर एक टर्म था कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग। अभी जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर भी इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आया था। तो ये तीनों खर्चे रीलोकेट और रीऑर्गेनाइज करने के हैं, पीएल में जाएंगे, पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। तो बातों ही बातों में ये डिस्कशन हो गया सारा। तो बस
जो भी क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको क्रस बना कर दे दिया, तो इसके जो भी आंसर्स वगैरह है वो सारे के सारे अपने आप ऑटोमेटिकली कवर हो गए, इसमें कुछ भी अब आपको बताने वाली जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरे पास में 16 है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन? इट इज परमिजेबल टू कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन असेट विच आर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग असेट। ध्यान देना, इट इज परमिजेबल टू कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन असेट विच आर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग असेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी लाइन है, इसको सुनो ध्यान से। अपन मान लो कोई क्वालिफाइंग असेट बना रहे हैं जिसको रेडी टू यूज होने के अंदर एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, तो ये अपना एक क्वालिफाइंग असेट है जिसको अपन बना रहे हैं, ठीक है। अब अपन कोई असेट परचेज कर रहे हैं, अब वो जो असेट परचेज कर रहे हैं वो असेट खुद यूज नहीं होगी इंडिपेंडेंटली, वो असेट अपन इसी क्वालिफाइंग असेट के अंदर काम लेंगे, वो असेट अपन इसी क्वालिफाइंग असेट में काम लेंगे। तो ऐसे केस में वो जो असेट है उस असेट को आपको इसी के अंदर कैपिटलाइज, उस असेट के ऊपर जो खर्चा होगा वो आपको इसी के अंदर कैपिटलाइज करना पड़ेगा। और अगर आपने उसके ऊपर कोई बोरोइंग कॉस्ट भी इनकर की है तो वो भी आपको इसी के अंदर कैपिटलाइज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भले ही आपने असेट परचेज की है, आपको लगे कि सर ये रेडी टू यूज थी, लेकिन आपको तो इसको उस पैटर्न में यूज करना ही नहीं है जैसे वो रेडी टू यूज थी, आपको तो इस क्वालिफाइंग असेट के अंदर यूज करना है। जैसे आगे जाकर इसमें जो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी बता दूं। मान लो अपन कोई एक बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर अपने वहां पर जो लेबर काम करेंगे, ये क्वालिफाइंग असेट है, एक बड़ा प्लांट है जो बनाया जा रहा है। अब इसको बनाने के अंदर जो लेबर काम करेगी उसके लिए अपन ने वहां पर कुछ रेजिडेंशियल एरिया बनाया जहां पर उनके कुछ अपन ने फैसिलिटीज डेवलप की, जहां पर वो अपने लेबर है वो रह पाएंगे, खाने पीने का अपना इंतजाम कर पाएंगे। मतलब अपनी इस क्वालिफाइंग असेट में लेबर काम करेगी और उसके बाद अपन ने कुछ उनके लिए फैसिलिटीज डेवलप कर दी, कुछ उनके रहने का बना दिया वहीं पर उस प्रोजेक्ट के पास में, ताकि वो वहां पर लेबर रह सके। क्यों? क्योंकि अपन बैकवर्ड एरिया में ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे केस में वो जो अपन ने अपार्टमेंट बनाए हैं, वो जो अपन ने फैसिलिटीज डेवलप की है, वो ये क्वालिफाइंग असेट होने के बाद अपन उसको हटा देंगे, डेमोलिश कर देंगे, तो अपना वो जो खर्चा है वो इसी क्वालिफाइंग असेट में जाएगा। बोरोइंग कॉस्ट जो है वो भी क्वालिफाइंग असेट में ही जाएगी। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। क्वेश्चन को आप दोबारा से रीड करके वापस समझ लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं केवल आपको इनका क्रक्स बता रहा हूं ताकि कम से कम टाइम में आपको आउटपुट सबसे मैक्सिमम दे सकूं, ताकि आपका टाइम वेस्टेज ना हो। आई होप आपको बात समझ में आ गई, यानी आप इसी के अंदर उसको कैपिटलाइज करके बता दोगे, दैट्स इट। तो क्वालिफाइंग असेट में कैपिटलाइज हो जाएगा, भले ही आपने उसको खरीदा हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे पास में है 19 लीजेस का है, सेल इन लीजबैक का। सेल इन लीजबैक में दोस्तों अपने पास ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सेल इन लीजबैक के जहां पर ऑपरेटिंग लीज होती है, लेकिन यहां पर ये सेल इन लीजबैक का क्वेश्चन है और इसके अंदर फाइनेंस लीज का ये क्वेश्चन दे दिया, जिसको कॉन्सेप्चुअली भी अपन पढ़ते हैं। और अगेन ये सेम क्वेश्चन भी मैंने क्यूबी में इंक्लूड कर रखा है। मेरे स्टूडेंट जो भी पढ़े हुए हैं रेगुलर क्लास में भी, इनको ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं क्लास के अंदर। तो यहां पर ये जो फाइनेंस लीज है इसके अंदर कैसे होता है, तो फाइनेंस लीज के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइनेंस लीज के अंदर आपने कितने में सेल किया और उसमें से कितनी उसकी बुक वैल्यू थी, उसका डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। सेल वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, डब्ल्यूडीवी ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा, और इसको आपको ओवर द पीरियड पीएल में लेके जाना है, ओवर द पीरियड पीएल में लेके जाना है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अपन ने फाइनेंस लीज के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए यहां पर 1 अप्रैल 24 मानसी लिमिटेड सोल्ड ए प्लांट फॉर ₹850 to 800, 850 to 800 में एक प्लांट को बेचा, ठीक है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट वॉज ऑन डेट 180, कह रहा है उसकी डब्ल्यूडीवी 180 का था। The sale was as a part of package under which आकाश लीज बैक द asset to मानसी। अब आकाश उसको वापस लीज पे दे देगा मानसी को, मानसी ने पहले बेचा और मानसी को वापस वो असेट लीज पे मिल जाएगी। कोइंसिडेंटली नहीं होता, आपको बताया था दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने होते हैं। आगे क्या लिखा, कह रहा है 8 ईयर का लीज टर्म है। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट इज एस्टिमेटेड 8 ईयर, असेट की लाइफ भी 8 साल है। द मिनिमम लीज रेंटल पेबल टू लेसी इज फिक्स्ड 160, कह रहे हैं कि लीज रेंटल हर साल 160 का पे हुआ है, ठीक है।
इंक्रीमेंटल बोरोइंग कॉस्ट आपको 10% की रेट से दे रखी है। अब आपको यहां पर कहा कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ मानसी। मानसी जिसने असेट को बेचा जो सेलर है, मानसी जिसने असेट को बेचा जो कि क्या है सेलर है, और उसके बाद में उसी असेट को उसने फाइनेंस लीज पे ले लिया। देखो यहां पर 8 साल की लाइफ है और 8 साल के लिए असेट को लीज पे दे रहे हैं, तो इसका मतलब एक तरह से वो फाइनेंस लीज हो गई। तो यहां पर उसको फाइनेंस लीज पे ले लिया। तो अब मानसी सेलर भी है और सेलर के साथ में वो लेसी भी है, लेकिन फाइनेंस लीज में लेसी ही उस असेट को रिकॉर्ड करता है। तो यहां पर पीएल में नेट इफेक्ट क्या आएगा ये बताना है। तो मैंने अभी अभी बताया, एक तो पीएल में जो प्रॉफिट या लॉस है वो ओवर द पीरियड जाएगा। तो देखो अपन ने 852 800 में सेल करा और WDV 180 का, तो 852 800 माइनस 180 यानी डिफरेंस आ गया 672 800। ये आपका प्रॉफिट आ गया। 8 साल की लाइफ है, लीज पीरियड है, तो डिवाइड बाय 8 यानी 84 100 का प्रॉफिट पीएल के अंदर हर बार क्रेडिट हो जाएगा। वो जो प्रॉफिट हुआ उसको ओवर द पीरियड पीएल में लेके जाओगे, तो ओवर द पीरियड आप 84 100 का हर बार पीएल में लेके जाओगे। ठीक है। दूसरा, आप लेसी हो लेकिन फाइनेंस लीज में सब्सटेंस ओवर फॉर्म लगता है, रियलिटी ओवर लीगलिटी में लगता है, और आप ही उस असेट को रिकॉर्ड करोगे, तो आप उस असेट के ऊपर क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। आप उस असेट के ऊपर क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। तो आपको उस असेट का यहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इस डेप्रिसिएशन का अमाउंट पीएल के अंदर डेबिट होगा। ध्यान देना, डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो पीएल के अंदर डेबिट होगा। हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन और ये जो एलआर का जो प्रॉफिट आया था, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पीएल का नेट इफेक्ट आ जाएगा। पीएल का नेट इफेक्ट आ जाएगा। तो मैं आपको यहां पर मेरे रेगुलर क्लास का जो आंसर है वो आपको शो कर देता हूं। यस 19 कहाँ गया? ये सारे क्वेश्चंस, ये रहा वो क्वेश्चन का आंसर जो मैंने स्टूडेंट को क्लास में करवाया है। तो ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने आपको इसके अंदर बताया, ये मेरे क्यूबी का 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये फाइनेंस लीज हो गई। क्यों? क्योंकि 8 ईयर में से 8 ईयर के लिए आप इसको लीज पे दे रहे हो, तो ये फाइनेंस लीज हो गई। अब फाइनेंस लीज हो गई तो ऐसे केस में अपन ने यहाँ पर पीवी ऑफ एमएलपी निकाला। 160 का हर साल आप एनुअल एलआर पे कर रहे हो, और ये आपका यहाँ पर पीवी फैक्टर का टोटल है जो आपको 15% की रेट से आपको दे रखा है। तो उसका अपन ने कैलकुलेशन किया तो 853 800 का अपने पास में ये उसका पीवी ऑफ एमएलपी आ गया। तो पीवी ऑफ एमएलपी के बेसिस पे और असेट की फेयर वैल्यू के बेसिस पे जो अपने पास में लोअर है उसी के बेसिस पे अपन ने इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो फाइनली अपन ने इसको यहां पर असेट को रिकॉर्ड करके दिखा दिया। तो असेट रिकॉर्ड हो गई, इधर अपना ये प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को अभी अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया था, पीएल में क्रेडिट हो जाएगा। वो जो असेट है जितने पे अपन ने रिकॉर्ड किया था ये रहा, इसी के बेसिस पे अब अपन क्या करेंगे? इसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन 106,600 का पर एनम आएगा। तो डेप्रिसिएशन पीएल के अंदर डेबिट होगा और जो प्रॉफिट हुआ था वो क्रेडिट होगा। तो 22,500 का पीएल के डेबिट में नेट इफेक्ट आ जाएगा। तो 22,500 का पीएल के डेबिट के अंदर नेट इफेक्ट आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। ये दोस्तों अपना आरटीपी में से जो क्रक्स था वो पूरा हो गया। इसके अलावा सारी चीजें रूटीन वाली है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। जो भी क्रक्स वाला पार्ट था आरटीपी का वो सारा का सारा मैंने आपको कवर करके दे दिया। ठीक है, अब अपन यहां पर आरटीपी के बाद चलते हैं एमटीपी में। मैंने आपको अमेंडमेंट बता दिया है, आरटीपी बता दिया है, अब अपन चलते हैं एमटीपी की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, फ्रूटफुल लग रहा है, वास्तव में आपके लिए सही लग रहा है, तो वीडियो को लाइक तो कर दो और उसके बाद आगे बढ़ो। यहां पर अपन आईसीआई की जो एमटीपी है सीरीज 1 सितंबर 25 का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगेन जो अपनी कैश सिनेरियो वाले क्वेश्चंस है उनको कवर कर लेते हैं, जो अपने एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है। एमटीपी दोस्तों जो है वो बनाई जाती है आईसीआई के एग्जाम पैटर्न से। हालांकि उसके अंदर चैप्टराइजेशन जो है वो एग्जैक्ट आईसीआई एग्जाम पैटर्न वाला फॉलो नहीं करता कि कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का आ रहा है, वो उसको फॉलो नहीं करता, बट लगभग वो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही बनती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अपन एमटीपी 1 के बारे में बात करते हैं। तो उसका सबसे पहला जो कैश सिनेरियो नंबर 1 है,
ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट AS13 का एक क्वेश्चन डाल दिया, जिसमें आपको कह रहे हैं मिस्टर लाल ने क्या किया, यहां पर सबसे पहले शेयर्स खरीदे, मिस्टर लाल ने शेयर्स खरीदे 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच 125 की रेट से, ठीक है। 2% उनके ऊपर ब्रोकरेज लगा। एट द एंड ऑफ ईयर 1 मार्केट वैल्यू इनकी 150 है, एंड ऑफ द ईयर इनकी मार्केट वैल्यू 150 है। ये इनका 50 पैसा पर 100 एज ए कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प, यानी 0.5% का उसको स्टैम्प ड्यूटी भी देना पड़ा। ये जो टर्मिनोलॉजी है वो ऑलरेडी जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है अपने उसमें ये होती है, तो अपने फेमिलियर है उससे। He also purchased gold for 5 लाख होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, कह रहा है उसने गोल्ड भी खरीदा 5 लाख का, जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से खरीदा है। बाय ईयर एंड वैल्यू बिकम 550, और एंड ऑफ द ईयर उसकी वैल्यू 550 हो गई। तो एक बार के लिए अपन केवल ईयर 1 तक का, यहीं तक का अगर अपन थोड़ा सा काम करें और इसको समझे, तो दोस्तों मैंने इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑलरेडी यहां पर बनाया हुआ है। जैसे ये आरटीपी का एमसीक्यू मैंने करवाया था, ऐसे ही एमटीपी का क्वेश्चन है, इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन बनाया हुआ है ताकि अपना टाइम कम से कम लगे। सर ये डिटेल्ड सॉल्यूशन हमें भी मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल में मेरा एक एमसीक्यू का बुकलेट डाला है, जिसमें आईसीआई का अब तक का सब कुछ इंक्लूड है, चैप्टर वाइज इंक्लूड है। एमसीक्यू बुकलेट आपको डाला गया है, जिसके अंदर आईसीआई का सब कुछ इंक्लूड है, चैप्टर वाइज है। उसमें स्टडी मेट भी है, पास पेपर भी है, आरटीपी भी है, एमटीपी, और आईसीआई का एक केस सिनेरियो का बुकलेट था वो भी है, उसको चैप्टर वाइज करके दे रखा है। और जहां जहां कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है तो उसका चैप्टर के एंड में मैंने आंसर भी बनाकर आपको डिटेल्ड आंसर बनाकर शेयर किया हुआ है कि देखो मैं आपको ये आंसर बनाकर भी शेयर कर रहा हूं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहां पर कैश फ्लो के ये क्वेश्चन है, इसमें ये जो कैश सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन है इनके यहां पर डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो इसी तरीके से ये AS13 है, तो ये AS13 का आपको यहां पर मैं लेके चलूंगा। तो ये देखिए AS13 के ये क्वेश्चन आंसर्स है। तो जो जो प्रैक्टिकल या कैश सिनेरियो बेसिस क्वेश्चंस है उसका चैप्टर एंड होते ही मैंने आंसर्स दे रखा है, ताकि आपको कम से कम टाइम में, और इसके अंदर सारे एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर दिया है स्ट्रिक्टली आईसीआई का। ध्यान रखना, और किसी का कहीं से कुछ इंक्लूड नहीं किया, जैसे कई सारे लोग कर देते हैं। ये लो सीएमए का भी डाल दिया, सीएस का भी डाल दिया, एससीसीए का भी डाल दिया, केवल और केवल स्ट्रिक्टली आईसीआई का है। तो ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगी, उसे एक पर्टिकुलर 5 एमसीक्यू की बुकलेट है, वहीं से सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल जो मेरा है एडवांस अकाउंटिंग का AIR1CA HP अग्रवाल, आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। तो मैं आपको यहां लेके चलता हूं। तो देखिए अपन ने ईयर 1 का बात किया, तो सबसे पहले अपन ने 1000 शेयर्स खरीदे, ठीक है, 125 में 125 रुपए की रेट से। अपने को उसके ऊपर 2% ब्रोकरेज दिया, तो इसी 125 का 2% और इसी 1,25,000 का 0.5% अपना स्टैम्प ड्यूटी लगा था, याद है। तो ये अपने 1000 शेयर्स का 128,125 का अपना क्या बनकर आ गया, ये अपना एंड ऑफ द ईयर 1 का कॉस्ट निकल कर आ गया। एंड ऑफ द ईयर 1 का कॉस्ट निकल कर आ गया, ठीक है। अब एंड ऑफ द ईयर उन्हीं की मार्केट वैल्यू 150 दे रखी है, तो मार्केट वैल्यू 150 दे रखी है, तो अपन एंड ऑफ द ईयर इनका जो वैल्यूएशन करेंगे वो विचएवर इज लोअर के बेसिस पे करेंगे, यानी अपन इनका जो वैल्यूएशन है इसी 128, 125 पे वैल्यू कर देंगे। तो अपना इसका पहला जो क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या बना हुआ है, देखिए, कह रहा है एंड ऑफ द ईयर जो अपन ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने पे जाएगा। तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर, तो कॉस्ट थी 128, 125 और फेयर वैल्यू उसकी अपन ने निकाली थी 1,50,000 रुपए, आपको ऑलरेडी दे रखी है। तो दोनों में से लोअर, यानी आप उसको 128, 125 के बेसिस पे डिस्क्लोज कर दोगे, ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन ईयर 2 के एंड का है, तो उसको अभी होल्ड कर देते, ईयर 1 का काम खत्म हो गया। अब देखो आगे ईयर 2 में क्या क्या हुआ, आपको कह रखा है कंपनी ने बोनस दिया 1:1 के रेशियो में। तो जब बोनस दिया तो क्या हुआ, जब बोनस दिया तो 1000 से बोनस उसको और मिल गए, लेकिन कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 के बोनस मिल गए। तो अब आपके पास होल्डिंग हो गई 2000 की और टोटल अमाउंट अभी भी वही 128, 125 का रह गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि सेकेंड ईयर के एंड में भी अभी भी उसकी मार्केट वैल्यू 150 है इन बोनस को इंक्लूड करते हुए।
150 है अभी भी, तो सेकेंड ईयर के एंड में भी क्या करेंगे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो 128, 125 और 150 विच एवर इज लोअर, यानी सेकेंड ईयर के एंड में आपको कह रहा है उनको कितने पे दिखाएंगे, तो सेकेंड ईयर के एंड पे भी अपन कितने पे दिखाएंगे, 128, 125 के ऊपर डिस्क्लोज कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कितना बढ़िया काम है। ठीक है सर, आगे क्या लिखा आपको, कह रहा है एट द एंड ऑफ ईयर 2 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, अपन ने जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इसका वैल्यू कितना होगा, तो आपको सेकेंड ईयर के एंड में कह रहा है गोल्ड का मार्केट वैल्यू 650 हो गया। देखो अपन ने खरीदा हुआ 5 लाख का और 650 हो गया, तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, चाहे करंट हो चाहे नॉन करंट हो, अनरियलाइज गेन को तो कभी बुक करना ही नहीं है, तो यानी कि अपन ने इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, तो आप वैसे भी इनको कॉस्ट पे दिखाते हो, ये देखो कॉस्ट लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट पे दिखाते हो, अगर डिक्लाइन अदर देन ऑफ टेम्परेरी नेचर हो तब आपको एडजस्ट करना है, तो यानी आप इनको 5 लाख रुपीस पे दिखा दोगे, यानी ये इसका आंसर हो गया। लास्ट पॉइंट पूछा हाउ मच प्रॉफिट अर्नड ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर, यहां पर अब क्या हुआ देखो जरा पॉइंट में, कह रहा है ईयर 2 में अब अपन ने क्या किया, ये जो बोनस शेयर थे इनको 110 की रेट से सेल कर दिया, बोनस शेयर जो 1000 थे इनको 110 की रेट से सेल कर दिया, तो अपन ने ये जो बोनस शेयर है इनको सेल किया 1000 शेयर्स 1,10,000 में, इनकी कॉस्ट है देखो 128, 125 कितने की 2000 की कॉस्ट है, तो उसमें से एवरेज प्रोपोर्शनेटली 1000 की कॉस्ट ये आ गई, तो यानी ये कॉस्ट आ गई 64062, यानी 45937 का ये आपका यहां पर क्या हो गया, इनको बोनस शेयर्स को बेचने का प्रॉफिट आ गया, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट अपन यहां पर बता देंगे, तो देखो आंसर में देख लेते हैं कहां पर है ये, तो ये रहा 64062.5, तो ये अपना आंसर हो गया, यानी इसके अंदर अपने आंसर आ गए 111 और लास्ट वाले के अंदर ये कितना आ रहा है आंसर 45937, तो ये 45937 आंसर आ रहा है, तो 111 और ये 3 ये इसके यहां पर आंसर्स कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ए कंपनी एक्वायर्ड इन असेट फॉर 60 लाख विद यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर, कह रहा है असेट को अपन ने 60 लाख में खरीदा, लाइफ 10 ईयर है, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज नाउ 4 ईयर, अभी उसकी लाइफ बची हुई 4 ईयर है और उसकी करंट कैरिंग अमाउंट है 30 लाख रुपीज का, कह रहा है आज की डेट में उसका 30 लाख का करंट कैरिंग है, ये कैसे आया इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 60/10 यानी हर साल 6-6 लाख का, कह रहा है अब उसकी बची हुई लाइफ 4 ईयर है, यानी टोटल मिलाकर अब तक उस असेट के 6 ईयर्स चले गए, यानी कि 36 का डेप्रिसिएशन 60 में से चला गया, यानी फोर्थ अब जो बची हुई 4 साल है वहां पर इसकी कैरिंग वैल्यू 24 है और प्लस रिवैल्यूएशन रिजर्व 6 का प्रॉफिट हुआ, तो अब उसकी करंट वैल्यू 30 की है, तो 30 का आज का उसका वैल्यू है। मैंने आपको अगेन इसको एमसीक्यू का जैसे मैंने कहा सबका आंसर आपको दिया हुआ है, उसी एमसीक्यू बुकलेट में जब आप चैप्टर वाइज जाएंगे तो उसी पैटर्न से ये देखो यहां पर ये 30 कैसे आए ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, कह रहा है विच इंक्लूड अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 6 लाख, हो गई बात अपनी, कह रहा है अब उसका रिकवरेबल अमाउंट 20 लाख है, आज की डेट में उसका 20 लाख रुपीस का रिकवरेबल अमाउंट है, ये हो गया सीवी और ये हो गया आरवी, तो अपन क्या करेंगे उसको 20 लाख के ऊपर दिखाएंगे, यानी 10 लाख रुपए का आपका इंपेयरमेंट लॉस आ गया, इस इंपेयरमेंट लॉस में से 6 लाख रुपए आरआर से रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट होंगे और बाकी 4 लाख रुपए पीएल के अंदर डेबिट होंगे। अब इसने जो पूछा वो सब आ जाएगा, कह रहा है एट व्हाट वैल्यू असेट सेल बी कैरीड इन बैलेंस शीट, असेट कितने पे दिखाएंगे 20 लाख पे दिखाएंगे, ये आंसर हो गया, तो असेट कितने पे दिखाया जाएगा 20 लाख पे। दूसरा कह रहा है व्हाट इज द इंपेयरमेंट लॉस चार्ज टू पीएल, पीएल में कितना जाएगा 4 लाख रुपए, 10 का टोटल लॉस है उसमें से 6 तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ होगा क्योंकि वो पड़ा है, तो बाकी 4 लाख का पीएल में जाएगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इन पीएल, पीएल में अब से डेप्रिसिएशन कितना आएगा इन सब फैक्टर के बाद में, तो अपनी असेट की वैल्यू हो गई 20 और लाइफ है 4 साल, यानी अब से आगे से उसका डेप्रिसिएशन 5 लाख रुपीस का आएगा, कितने का आएगा 5 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व इन, अब कह रहा है रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना बचेगा 0, क्यों, क्योंकि सारा तो अपन ने यूज कर लिया, उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए 6 का था वो पूरा तो सेट ऑफ हो गया, तो यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व अब आपका 0 बचेगा, यानी इसके आंसर जो है वो अपने बन गए 3, उसके बाद में 4, तो 3 4 इसके अलावा 1 और इसके अलावा 1, तो 3 4 1 1 इसके आंसर्स बन गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गैसेस लिमिटेड इंस्टॉलिंग एट 2000 किलोमीटर
लॉन्ग गैस पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेज प्रोजेक्ट इज अ क्वालिफाइंग असेट एज पर AS 16। कह रहा है कि गैस लिमिटेड है, उसने 2000 किलोमीटर का एक लंबा पाइपलाइन डाला जो कि AS 16 के हिसाब से क्वालिफाइंग असेट है। ठीक है। फॉर दिस पर्पज इट बोरोड 700 लेख बोरो किए एंड एट अ सब्सिडाइज रेट एंड हैज अ पे एनुअली 70 लाख ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है 70 लाख की बोरोइंग की है, उसके ऊपर 70 लाख रुपए का इंटरेस्ट जाता है। द कंपनी इज ऑल्सो इन्वेस्टेड अनयूज फंड एंड इज अर्निंग एन इनकम ऑफ 7 लाख एनुअली। कह रहा है इसके पास में अनयूज जो फंड थे उनको उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिया था टेम्पररी, ताकि वहां से थोड़ी सी इनकम आ जाए। याद करो अपनी कोई स्पेसिफिक बोरोइंग होती है, उसको अगर अपन काम नहीं ले रहे और उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं टेम्पररी पर्पज के लिए, तो वो जो इनकम आती है वो आपका बोरोइंग कॉस्ट में से कम हो जाता है। इस तरह की बातें अपन ने डिस्कस की हुई। हाँ सर। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर द कंपनी यूज्ड ऑल द फंड्स, नो इनकम। अगले साल से सेकेंड ईयर से, यानी ये आपका ईयर 1 था, उसमें आपका 70 लाख का खर्चा आया, 7 लाख की इनकम, तो इफेक्टिवली आपकी 63 की कॉस्ट आ गई। क्यों? क्योंकि पूरा पैसा काम नहीं है। लेकिन सेकेंड ईयर से अब आपका पूरा पैसा ही काम आएगा, यानी सेकेंड ईयर से पूरी 70 लाख की बोरोइंग का खर्चा आएगा, यानी अपने को कोई इनकम वगैरह नहीं होगी। ठीक है। आगे क्या लिखा? ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर कंपनी यूज्ड, ये बात हो गई। ड्यूरिंग ईयर 5 कंपनी हैज कंप्लीटेड वन स्ट्रेच ऑफ 100 किलोमीटर विच इज ऑपरेशनल बिटवीन 2 पॉइंट्स। कह रहा है कि 5th ईयर के इनमें, ड्यूरिंग 5th ईयर, अब क्या हुआ 5th ईयर के अंदर अपने ये जो 2000 किलोमीटर की ये जो था प्रोजेक्ट, उसमें से 100 का रेडी टू यूज कर लिया, तो ये रेडी टू यूज हो गया, तो इसका कैपिटलाइजेशन सीज हो जाएगा। याद करो, जब आपका कोई क्वालिफाइंग असेट पार्ट्स में डिविजिबल है, यूनिट में डिविजिबल है, अलग से एक एक हिस्सा उसका रेडी टू यूज होता जा रहा है, तो आप उसका कैपिटलाइजेशन भी सीज कर दोगे और बाकी का कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रखोगे। अब आपको इसके अंदर क्या क्या पूछा? पहला क्वेश्चन पूछा ईयर 1 में, हाउ मच बोरोइंग कॉस्ट सेल बी कैपिटलाइज। कह रहा है बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करेंगे, सबसे पहले तो ये बता दो ईयर 1 में। तो ईयर 1 में 70 का खर्चा आया, उसमें से 7 की तो इनकम आ गई, इफेक्टिवली 63। इफेक्टिवली कितनी है? 63, यानी कि अपन ईयर 1 में 63 का कैपिटलाइजेशन करेंगे। ठीक है। आगे क्या पूछा? ईयर 2 में कितना करोगे? तो ईयर 2 में वो इनकम आनी बंद हो गई, यानी पूरा ही करेंगे, तो यानी 70 का पूरा करेंगे। देखो कितने आसान मजे के क्वेश्चन है। ठीक है सर। ईयर 5 में कितना कैपिटलाइज करेंगे? ईयर 5 में कैपिटलाइज कितना करेंगे? तो अब ईयर 5 में कितना कैपिटलाइज करेंगे, ध्यान से सुनो। 2000 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर का कंप्लीट हो गया, तो बोरोइंग कॉस्ट में से भी प्रोपोर्शनेट करते हैं। आपकी बोरोइंग कॉस्ट है 70 लाख इंटू 100 अपॉन 2000, इसको कैलकुलेट किया 70 इंटू 100 अपॉन 2000, तो मेरे पास में 3.5 कैलकुलेट होकर आया। इसका कैपिटलाइजेशन तो सीज हो गया, यानी ये जाएगा पीएल में, तो बाकी कितना बच गया? 70 में से 3.5 चला गया, तो 70 में से 3.5 यानी 66.5, ये क्या होगा? कैपिटलाइज। कितना? अपना 66.5 का कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। 70 में से 3.5 चला गया, तो यानी कि ये 66.5 कैपिटलाइज होगा। तो आपको क्या कह रहा है? ईयर 5 के अंदर बोरोइंग कॉस्ट शुड एक्सपेंस्ड, कितना पीएल में जाएगा? एक्सपेंस्ड, ध्यान रखना, कैपिटलाइजेशन नहीं पूछा, कह रहा है शुड एक्सपेंस्ड। तो आपका आंसर क्या होगा? 3.5, यानी 3.5 पीएल में चला जाएगा। ठीक है सर। फॉर ईयर 5 बोरोइंग कॉस्ट सेल बी कैपिटलाइज, ये रहा 66.5। सारे आंसर मैंने निकाल के आपको ऐसे डिस्कशन में बता ही दिए, तो इसका मतलब ये कैलकुलेट होकर इस पैटर्न से आंसर बनकर आ जाएगा। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने दोस्तों इसके आंसर्स बन गए, यानी आंसर्स क्या बन गए? 3 1 3 1, इसके अलावा 3 और उसके बाद में 2, तो 3 1 3 2 ये अपने इसके आंसर्स बन गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है स्टेट कौन सा ट्रू है? बायबैक मोर देन 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल इन फ्री रिजर्व ऑफ कंपनी। कह रहा है बायबैक इज मोर देन 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ कंपनी। पार्टली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी बॉट बैक।
बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल इन द फाइनेंशियल ईयर, पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी बॉट बैक। तो यहां पर आपको यह कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सा ट्रू है वो बता दो, सही बता दो। तो कह रहा है 25% से ज्यादा बाईबैक कर सकते हैं, यहां पर भी वही बात बोल रहा है 25% से ज्यादा बाईबैक कर सकते हैं, तो बात तो गलत है, ये गलत है। कह रहा है पार्टली पेड अप शेयर्स को बॉट बैक किया जा सकता है, ये भी गलत है। पार्टली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी बॉट बैक, ये बात बिल्कुल ठीक है, अपन ने पढ़ी हुई है। तो पार्टली पेड अप शेयर्स को आपको पहले फुली पेड अप बना के ही बाईबैक कर सकते हो, यानी अपना इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होती है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम दोस्तों अपन ने पढ़ा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस पीवी ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब पीवी ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पीवी ऑफ एमएलपी और पीवी ऑफ यूआरवी। तो बस उसी के बेसिस पे देख लो। कह रहा है डिफरेंस ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी under the finance lease from standpoint of view of lesser in unguaranteed residual value according to lesser at the time of interest rate। बिल्कुल ठीक बात है, सही कह रहा है। कह रहा है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और उसमें से माइनस कर दो, एक तो पीवी ऑफ एमएलपी और एक पीवी ऑफ यूआरवी को लेस कर दो, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है पेमेंट ओवर द लीज टर्म ऑफ लेसर कैन बी रिक्वायर्ड टू मेक एक्सक्लूडिंग, बेकार पॉइंट है, कोई मतलब नहीं है। द एग्रीगेट ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स, बिल्कुल गलत बात है। द लीज इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल गलत बात है, यानी अपना इसका पहला पॉइंट सही हो जाएगा। आकाश इज कंस्ट्रक्टिंग ए हाउसिंग सोसाइटी फॉर दिस पर्पज हैज टेकन ए लोन फ्रॉम ए बैंक। कह रहा है हाउसिंग सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट कर रहा है और उसके लिए बैंक से लोन लिया। The housing society consists of 50 units which can be used individually. 20 units have been constructed and open for public. 20 यूनिट बनकर रेडी हो चुकी। While construction on remaining part continuing, बाकी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। How much borrowing cost should be capitalized? कह रहा है बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करेंगे, तो जो 20 हो चुकी उसका तो कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगा, 30 का कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगा। कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड कंटिन्यू फॉर होल, गलत है, पूरे का ही करेंगे। कह रहे कैपिटलाइजेशन सेल सीज टू बी कैपिटलाइज फॉर 20 और 30 का कंटिन्यू रखेंगे, सही बात है। एंटायर बोरोइंग कॉस्ट सेल बी कैपिटलाइज, बिल्कुल गलत बात है। बोरोइंग कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज, बिल्कुल गलत है, यानी 2 सही हो जाएगा। ये दोस्तों अपना जो एमटीपी सीरीज 1 है उसके सारे एमसीक्यूज का डिस्कशन मैंने आपको यहां पर करके बता दिया, सारे एमसीक्यूज को सोल्व करके दे दिया है। ठीक है, अब अपन इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चंस अगर है तो उसकी बात कर लेते हैं। मैंने जो बना रखी है लिस्ट उसमें पहला मेरे पास में क्वेश्चन आ रहा है 2A। तो देखते हैं जरा 2A क्या क्वेश्चन है। 2A के अंदर से केवल एक स्पेशल हिस्सा मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर अपन ने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। AS 13 का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, अपन ने कवर किया हुआ होता है, बट स्टिल मैं आपको इसके अंदर से एक हिस्सा थोड़ा सा बता देता हूं, समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो AS 13 के अंदर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, जिनमें से कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट का जो है वो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर से आगे जाकर कन्वर्ट होकर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स बन जाएगा। क्या होगा, डिबेंचर से कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर्स में चला जाएगा। तो ऐसे केस में जब कन्वर्जन होगा तो क्या करेंगे, बस वो हिस्सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। कन्वर्जन जब होगा तो क्या करेंगे वो हिस्सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर अपन इसके आंसर्स की साथ में हेल्प ले रहे हैं। देखिए जरा, ये मैंने आंसर निकाला 2A का, ये 2A का। यहां पर ये क्वेश्चन अपना चल रहा है। ए लिमिटेड परचेज 1 अप्रैल 24 8% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 2 लाख एट द रेट ऑफ 108। कह रहा है 108 की रेट से अपन ने इनको खरीदा, तो ये इसने खरीदने की एंट्रियां यहां पर बना दी, तो ये यहां पर इसने एंट्रियां बना दी, इसमें कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है। ठीक है, हो गया। आगे जाकर कह रहा है ऑन 1 जुलाई 24 परचेज अनादा, फिर 1 जुलाई को और खरीदे, तो ये 1 जुलाई को खरीदे, कम इंटरेस्ट, उसका भी कैलकुलेशन बनकर हो जाएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग किया हुआ है तो आसानी से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़े। ऑन 1 अक्टूबर 80,000 वर सोल्ड। 1 अक्टूबर को 80,000 को सेल कर दिया, तो ये 80,000 इसने सेल कर दिए। उससे पहले बीच में ड्यू डेट आ गई होगी, उसका इंटरेस्ट रिसीव कर दिया। सेल पे प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो यहां पर लॉस आ रहा है, तो वो लॉस भी यहां पर दिखा दिया। कब का? 1 अक्टूबर का। अब ध्यान देना, मैं कट ऑफ कर रहा हूं इसके आंसर का, यहां से लेकर जो मार्क हो गया यहां तक का। ये तो है आम जिंदगी, यहां तक कोई बताने वाली बात नहीं है। यहां तक ये मान लो सब कुछ हो चुका नॉर्मल तरीके से, जैसे आप हमेशा करते आ रहे हो वैसे। इन्वेस्टमेंट 2 बार खरीदा, उसके ऊपर ड्यू डेट पे इंटरेस्ट मिल गया, और एक बार अपन ने बेच दिया एक हिस्सा। तो अब यहां पर क्या हुआ, सुनो ध्यान से। 1 दिसंबर को, यहां पर 1 दिसंबर को, अब आ रहा है मेन पॉइंट, यह है ऑन 1 दिसंबर 24 सी लिमिटेड गिव ऑप्शन कन्वर्जन ऑफ 8% डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 each. A Limited received 5,000 shares of C Limited in conversion of 25% डिवेंचर held. कह रहे जो उसके पास 25% की होल्डिंग थी, 25% की, उस 25% की होल्डिंग का क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया। मतलब वो डिवेंचर से इक्विटी हो गया, उसको डिवेंचर की जगह इक्विटी दे दिए, यानी अपना इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर की जगह वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में शिफ्ट हो गया। कब हुआ? 1 दिसंबर को। मैंने आपको कहा था कुछ भी करो, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, आपको हमेशा साथ में पढ़ाई। उसी तरीके से यहां कुछ भी करो, आपको साथ में हमेशा इंटरेस्ट सोचना है। तो क्वेश्चन में देखो ड्यू डेट दे रखी है मार्च और सितंबर, तो लास्ट ड्यू डेट गई थी सितंबर, और 1 दिसंबर को अपन ने उसका कन्वर्जन कर दिया। लास्ट ड्यू डेट गई थी सितंबर और 1 दिसंबर को कन्वर्जन कर दिया, यानी अक्टूबर नवंबर 2 महीने का इंटरेस्ट बना। तो जो हिस्सा कन्वर्ट हो रहा है वो आगे से अब इक्विटी हो जाएगा, वो कभी अब डिबेंचर रहेगा ही नहीं। तो कंपनी को आप कहोगे कि भाई आप इसको इक्विटी तो बना दो, लेकिन एक काम करो, 1 दिसंबर को भले ही ड्यू डेट नहीं है, लेकिन जो 25% हिस्सा कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए सबसे पहले तो मुझे इसका इंटरेस्ट दे दो। तो जो हिस्सा कन्वर्ट हो रहा है सबसे पहले आप उसका इंटरेस्ट रिसीव कर दो। तो देखो जरा, इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पे। तो जिस दिन कन्वर्जन हो रहा है उस दिन अगर अपन ध्यान से देखें तो फेस वैल्यू 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख माइनस 80,000, यानी कि अपने पास में 220 की फेस वैल्यू है, और इसका 20% कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी 220 का 25%, सॉरी 25%, यानी 55,000 कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी 55,000 पे 8% से 2 महीने का इंटरेस्ट रिसीव कर लो सबसे पहले। कब? 1 दिसंबर को पहला काम। कुछ भी करो, इंटरेस्ट सोचो, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट का काम कर दो। ठीक है सर, तो यहां पर 55,000 इंटू 8% इंटू 2/12, तो मेरे पास में ये 733 आया। तो ये देखो सबसे पहले इसने ये इंटरेस्ट रिसीव कर दिया, ये हो गया पहला काम। अब काम करो कन्वर्जन का। 25% इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर आपका अब नहीं रहा, वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स बन गया। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर से इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स बन गया। तो जो चीज आपकी नहीं रही उसकी यादें मिटा दो, तो यहां से उसको हटाओ। तो 25% को यहां से हटाएंगे, तो अपन एक असेट से हटाकर दूसरी असेट बनाएंगे। तो जो असेट हटा रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर को तो क्रेडिट कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स को डेबिट कर देंगे। तो ऐसे केस में यहां पर ये जो डिबेंचर वाला है इसमें बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स आ गया। 25% से अब उसको हटा दो, कहां से? फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू में अपन ने देखा 220 है, उसका 25% चला गया, तो यानी 55,000 से उसको हटा दिया। तो ये 55,000 यहां पर आ गया, खत्म। ये तो फेस वैल्यू से हटा दिया। अगेन सेम तरीके से उसकी कॉस्ट भी निकाल लो कितनी थी। तो देखो जरा, ये रही कॉस्ट 216 और 110, 216 प्लस 110 माइनस उसमें से 84 जो अब तक आ रखा है अमाउंट में वो हटा देंगे, और माइनस 2933। तो आज की डेट में उसकी कॉस्ट है 239,067। इसका भी 25% हटा दो, जितना कन्वर्ट हो गया वो हटा दो, यानी मेरे पास आ गया ये 59,767, ये भी हटा देंगे। तो क्या किया अपन ने? डिबेंचर के इन्वेस्टमेंट में बाय इक्विटी शेयर्स लिख दिया, फेस वैल्यू में उसकी 25% फेस वैल्यू लिख दी, और कॉस्ट में 25% कॉस्ट लिख दी। ये देखो यहां पर ये हट गया,
बस ये इतना सा काम है। अपन इसके अंदर बावड़े हो जाते हैं, डाफा चूक हो जाते हैं, अरे कन्वर्जन 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 पता नहीं क्या हो गया, अरे कुछ नहीं, इतू सही तो है, क्या करना है, कितना आसान है सोचो। हाँ सर है तो आसान, तो बस यही तो करना है। तो 55,000 और 59,767 ये आ गया। इधर अपन ये जो इक्विटी शेयर से यहां पर डेबिट में डाल देंगे, तो यहां पर डेबिट में ये देखो जो कॉस्ट है वो आ गई। नंबर्स में यहां पर जो इक्विटी मिले वो वाले आएंगे, इसने नंबर्स का कॉलम नहीं बनाया, बनाना चाहो तो इसमें नंबर्स में जो अपने को इक्विटी मिले है, कह रहा है बदले में अपने को कितनी इक्विटी मिले, ये रहा अपने को दे रखा है, कह रहा है 5,000 मिले, तो 5,000 नंबर्स में आ जाएंगे, और उनकी कॉस्ट वहीं से ये जो 59,767 थी वो यहां पर अब इक्विटी में आ गई। बस ये इसका कन्वर्जन का पॉइंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये एक बार फिर से आपको रिपीट पे रिपीट करवा दिए ताकि आपको फिर से रिकॉल हो जाए कि हाँ सर ऐसा किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास में MTP 1 के अंदर जो है वो 2B है, जो बायबैक का पूरा एक लॉ के एस्पेक्ट का एक पूरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनाकर आपको दे दिया। कह रहा है अल्फा केमिकल लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी प्रपोज टू बायबैक 12% ऑफ इक्विटी कैपिटल फ्रॉम इट्स फ्री रिजर्व अंडर सेक्शन 68। कह रहा है कैपिटल और फ्री रिजर्व का, कैपिटल का 12% अपन रिजर्व से बायबैक कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है ये ऑब्जर्व किया गया, कंपनी इंटेंड टू रूट बायबैक थ्रू इट्स होली ओन सब्सिडरी नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी बायबैक करती है तो अपनी सब्सिडरी के थ्रू नहीं करवा सकती, उसको खुद ही करना पड़ता है, चाहे वो सब्सिडरी होली ओन्ड हो या फिर नॉर्मल सब्सिडरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बायबैक खुद से ही करना पड़ता है, यानी ये नहीं कर सकते। दूसरा, कंपनी इज डिफॉल्टेड इन रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन, कंपनी ने अपनी जो बोरोविंग्स है, लोन है, उसके पेमेंट में डिफॉल्ट कर रखा है, तो बायबैक नहीं कर सकते भाई। आप पहले उन डिफॉल्ट को ठीक करो और उसके 3 साल बाद बायबैक करो। लो की बातें हैं सारी, 3 साल बाद बायबैक करो। कह रहा है अपन ने उसको डिफॉल्ट को ठीक भी कर दिया तो 27 मंथ हो गए, लेकिन नहीं फर्क पड़ेगा, 3 साल मतलब डिफॉल्ट ठीक करने के भी 36 मंथ बाद ही आप बायबैक कर सकते हो, यानी गलत है, नहीं कर सकते। कंपनी इज नॉट फाइंड एनुअल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी ने एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं किया, तो बायबैक कैसे करोगे? आपको बायबैक करना है तो उसके लिए आपको आरओसी का जो भी अपनी सेबी की गाइडलाइन है उसको पूरा करना पड़ता है। कंपनी इज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड इन लास्ट ईयर बट अमाउंट रिमेन अनपेड 35 डेज, यानी यहां पर भी आप बायबैक नहीं कर सकते। तो ये अपना ये पॉइंट लो का पार्ट था जिसको अपन ने डिस्कशंस किया कि भाई बायबैक कर सकते हैं कि नहीं, तो यहां पर चारों ही केसेस में अपन यहां पर बायबैक नहीं कर सकते। अगर अपन ने बायबैक करना है सब्सिडरी के थ्रू तो नहीं किया जा सकता। दूसरा, बायबैक कर रखा है तो आपने अपनी बोरोविंग्स का रीपेमेंट करने में, अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर रखा है, तो उसके 3 ईयर के बाद ही आपने उसको ठीक कर दिया, गुड कर दिया, और उसके 3 ईयर के बाद ही बायबैक कर सकते हो। एनुअल फाइलिंग रिटर्न अगर आपने कर रखा है तो आप ऐसे केस में बायबैक नहीं कर सकते अगर आपने रिटर्न फाइलिंग नहीं कर रखी है। डिविडेंड में डिफॉल्ट कर रखा है तो अगेन आप ऐसे केस में बायबैक को नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से डिफॉल्ट है और आप इस केस में बायबैक नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास में है 3B, इजी क्वेश्चन है बट फिर भी अपन देख लेते हैं। अमालगमेशन का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर केवल आपको पीसी कैलकुलेट करके देना है। अमालगमेशन का क्वेश्चन है, केवल पीसी निकालना है। अनटू लिमिटेड एंड बंटू, नाम देखो क्या शानदार रखे, वाह वाह, अनटू एंड बंटू। आगे जाकर नई कंपनी बन रही है, उस नई कंपनी का भी नाम शानदार रखा है। कह रहा है अमालगमेट एंड डिसाइडेड ए न्यू कंपनी अनबन लिमिटेड। अनटू बंटू मिलके अनबन हो गई, अनटू बंटू मिलके अनबन हो गई, अनशंट हो गई, ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, आपको अब दोनों कंपनियों का ये डेटा दे रखा है, बुक वैल्यू और इनमें से कुछ की रिवेल। तो जो रिवेल है वो रिवेल पे लिया है, जो रिवेल नहीं है वो बुक वैल्यू पे लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इशू 4 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच इन अनबन एट द रेट ऑफ 85 एट अ प्रीमियम ऑफ 30 फॉर एवरी 3 प्रेफरेंस शेयर। उसके 3 के बदले वहां से आपको 4 प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे, यानी 4:3 के रेशियो में प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे। बाय इश्यू 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच अनबन एट द रेट ऑफ 7 पेड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 5, 7 पेड अप प्रीमियम ऑफ 5, यानी 12 रुपए के अंदर फॉर एवरी 3। कह रहा है वहां पर 5:3 के रेशियो में आपको इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को 3 के बदले 5। यहां तक अगर सब कुछ चलता रहा ठीक से तो पीसी नेट पेमेंट से आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि मोड ऑफ पेमेंट में क्या क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, उसका टोटल सब आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप नेट पेमेंट से निकाल लोगे। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। क्या लिखा? इन एडिशन नेसेसरी कैश शुड बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को कैश भी चाहिए ऐश करने के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर को कैश भी चाहिए ऐश करने के लिए, तो नेसेसरी कैश और चाहिए। तो नेसेसरी कैश अब कहां से आएगा? कुछ नहीं बताया कितना होगा। तो ऐसे केस में आपको पीसी फिर से, जिसका कोई नहीं होता, उसका नेट असेट मेथड होता है, यानी आपको नेट असेट मेथड से पीसी निकालना पड़ेगा। असेट टेकन माइनस लायबिलिटी टेकन, पीसी आ जाएगा। उस नेट असेट मेथड से पीसी आ गया, उस पीसी में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे उसकी कैलकुलेशन आप वो जो एक्सचेंज रेशियो उससे कर लोगे। दूसरा, इक्विटी शेयर होल्डर को जो इक्विटी शेयर्स मिलेंगे उसका कैलकुलेशन आप एक्सचेंज रेशियो से कर लोगे, और बाकी बचा हुआ वो कैश है वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। इस तरीके से याद करो, अपन ने स्टडी मेट का एक क्वेश्चन एलके के नाम से, एल और के कंपनी दोनों मिलकर एलके बन गए, उसमें इसी पैटर्न से क्वेश्चन किया था। तो आसानी से आप इनका पीसी कैलकुलेट करके और फिर बना सकते हो। जैसे अब नेट असेट से क्या करेंगे? असेट माइनस लायबिलिटी। तो सबसे पहले अब असेट में कैसे, जैसे एक कंपनी का मैं ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करूं, असेट माइनस लायबिलिटी कैसे आएगा, तो देखो जरा, असेट में चलते हैं। तो सबसे पहले असेट है यहां पर पीपी, जिसका ये रिवेल वाला अमाउंट ले लेंगे, गुडविल का रिवेल वाला ले लेंगे, इन्वेंट्री का रिवेल वाला ले लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल का रिवेल का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कभी रिवेल होता है क्या, तो उसकी बुक वैल्यू ले लेंगे। ये पांचों का टोटल लगा दिया। अब माइनस लायबिलिटी में आ गए। लायबिलिटी के अंदर क्या दे रखा है अपने पास में? ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल का रिवेल वाला ले लेंगे। रिजर्व और कैपिटल को तो लिया नहीं जाता, तो बस इसी पैटर्न से आप पहली कंपनी का देखो कितना आसान है, नेट असेट से पीसी, सेम पैटर्न से दूसरी कंपनी का, और उसमें मोड ऑफ पेमेंट की कैलकुलेशन करके बता दोगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 का और क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन, थ्योरेटिकल एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दो। ध्यान रखना, एक कंपोनेंट होता है, एक एलिमेंट होता है। कंपोनेंट में तो वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट। जब एलिमेंट पूछता है तो उनके अंदर जो आते हैं, मतलब असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंस और इसके अलावा कैपिटल, तो इनको एलिमेंट बोलते हैं। कहां से आया है ये क्वेश्चन? फ्रेमवर्क वाले चैप्टर में से। अगर आप फ्रेमवर्क के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को देखोगे, ऑलरेडी मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसका दूसरा जो हिस्सा है, ये अपने स्टडी मेट का एक एग्जाम्पल है, वहां से उठाया हुआ है, जिसमें आपको यहां पर कह रहा है कि एक कंपनी ने बोनस इशू करे, बोनस शेयर इशू करे। तो बोनस शेयर इशू करने का अपन ने सबने पढ़ा हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर सेपरेटली डिस्क्लोजर ब्रैकेट में देना पड़ता है। आउट ऑफ दिस सच नंबर ऑफ शेयर इशू डेज, कह रहा है कंपनी ने दे दिया, अलग से बता दिया, लेकिन बोनस के लिए भंडारा करने के लिए पैसा कहां से आया, उसके सोर्स का खुलासा नहीं किया। मतलब कौन कौन से रिजर्व को यूज किया ये वहां पर नहीं बताया। तो बिल्कुल यही तो करना होता है आपको, वहां पर बोनस का भंडारा अलग से बताना है, लेकिन वहां ये नहीं बताना सोर्स कहां कहां से आपने यूज किया। तो इसने किसी भी तरह का कोई शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट जो 3rd है उसका कोई वायलेशन नहीं किया, बिल्कुल सब ठीक है, सब चंगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोस्तों MTP 1 का काम हो गया खत्म मेरी तरफ से, इसके अंदर और कोई भी स्पेशल पार्ट नहीं है। अब आ जाते हैं अपन MTP सीरीज 2 के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। इसके कैश सिनेरियो वाले जो क्वेश्चंस है उसके अंदर इसने इंटीग्रेटेड वाले, मिक्स्ड टॉपिक वाले क्वेश्चंस दे रखे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रखे, तो इनके बारे में भी जरा अपन बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए कैश सिनेरियो नंबर 1 है, इसके अंदर कह रहा है ADI is a company engaged in business of manufacturing of urea, has set up business in designated backward area, which entitled the company to receive from Government of India 20% subsidy for cost of investment। पहला क्वेश्चन यहीं तक का दे रखा है, पहला क्वेश्चन यहीं तक का। सर आपको कैसे पता चला? मेरे को सब पता है, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो यहां पर अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है ADI एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रही है, एक नई एरिया के अंदर अपना कोई बिजनेस, बैकवर्ड एरिया बिजनेस सेटअप कर रही है, इन्वेस्टमेंट का 20% आपको सब्सिडी मिलेगा। तो ये सब्सिडी बताओ जरा कौन सी सब्सिडी है, क्या ये प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या ये
स्पेसिफिक फिक्स असेट वाली है, रेवेन्यू वाली है, नॉन मॉनेटरी है। तो यहां पर अगर आप जब भी किसी नए बिजनेस को शुरू करने के लिए, कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए अगर आपको असेट, आपको सब्सिडी मिल रही है, तो वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होता है जो फिर सीआर में जाता है। तो देखो जरा यहां इसने क्वेश्चन क्या पूछा, ये रहा, कह रहा इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव मेंशन रिसिप्ट ऑफ 10 करोड़ विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट एज पर इंडियन गैप। इंडियन गैप का मतलब अपने एएस की बात चल रही है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। कह रहा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिजायर्ड बाय कंपनी इज करेक्ट। डिजायर्ड ट्रीटमेंट ऊपर और भी लिखा हुआ है क्या, देखते हैं जरा। हैविंग फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ स्कीम कंपनी इन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 50 करोड़, 10 करोड़ का 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उसका 20% 10 करोड़ की सब्सिडी मिल गई। कंपनी वांट टू ट्रीट द रिसिप्ट एज रेवेन्यू। पागल है क्या भाई तुम? चीफ अकाउंटेंट है, चीफ अकाउंटेंट नहीं है। कह रहा हम चाहते हैं कि हम उसको रेवेन्यू की तरह ट्रीट करके पीएल में, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है सीआर में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अपन ने बात किया हुआ है, अच्छे से समझा हुआ है। तो कह रहा है कंपनी जो चाह रही है वो सही है, बिल्कुल गलत है। कह रहा है सीआर में जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है अपन इसको है ना ट्रीटेड एज कैपिटल ग्रांट, सब्सिडी शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल ग्रांट। क्या मतलब है, हटा दो। कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी जो है उसके हिसाब से कर दो, बिल्कुल गलत है। तो यहां पर आपका क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कैपिटल रिजर्व के अंदर इसको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडीआई होल्ड 51% इन शाह लिमिटेड। शाह होल्ड a joint venture of ADI Limited due to contractual arrangement. ADI is engaged in manufacturing of business and entered into a joint venture with Gate synergies in the business. ADI and Shah hold 10% and 30% respectively in SHB Limited. क्या कह रहा है देखो, इसका मैंने आपको डायग्राम बनाकर दे रखा है आंसर्स के अंदर। जब अगेन आप एमसीक्यू के आंसर्स वाली फाइल में जाते हो तो देखो ये इसका आंसर है, ठीक है। क्या कह रहा है इसके अंदर, देखिए जरा। यहां पर ये कंपनी है एडीआई। अब ये जो एडीआई है, इसी एडीआई का एक कह रहा है यहां पर शाह लिमिटेड के नाम से जॉइंट वेंचर है। कह रहा है शाह लिमिटेड के नाम से जॉइंट वेंचर है जिसमें इसने 51% इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब ध्यान से सुनना, जब आप 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो भले ही आप इसको कह रहे हो कि ये मेरा जॉइंट वेंचर है, मैं इसके अंदर वेंचरर हूं, फिर ये रिश्ता है ना जॉइंट वेंचर और वेंचरर वाला नहीं रहता है। तो सर फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? फिर ये रिश्ता होल्डिंग और सब्सिडरी वाला बन जाता है। फिर आप जॉइंट वेंचर वाली कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे। जब 50% से ज्यादा का खेला हो गया तो फिर आपका कंट्रोल आ गया, और कंट्रोल आ गया ऐसे केस में फिर वो जॉइंट वेंचर नहीं रहेगा। ऐसे केस में आप होल्डिंग सब्सिडरी वाली कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो ये एडीआई और शाह लिखा हुआ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वेंचरर है और ये इसका जॉइंट वेंचर है, लेकिन क्योंकि 51% से ज्यादा है, इसका मतलब ये आपका होल्डिंग है और ये आपका सब्सिडरी है। तो होल्डिंग और सब्सिडरी का यहां पर रिश्ता हो गया, यानी ये अपना कंसोलिडेशन AS21 से करेगा एडीआई के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि ये एक और है बिजनेस कंपनी SHB के नाम से, इसमें इसने 10% कर रखा है और इसने 30% कर रखा है। तो यहां पर अब अपन जब एडीआई अपने पास कंसोलिडेशन करेगा, ध्यान से सुनना, जब कंसोलिडेशन करेगा तो ये जो एसएचबी है देखा जाए तो 10% है, और 10% का मतलब अपना सिंपल AS13 का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि ना तो कंट्रोल है ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन क्योंकि आपकी सब्सिडरी ने 30 कर रखा है, आपकी सब्सिडरी ने यहां पर सब्सिडी 30 का रखा है, यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता इन्वेस्टर और एसोसिएट का कहलाता है। तो जब आपकी सब्सिडरी का कोई एसोसिएट है तो वो आपका भी एसोसिएट बन गया। आप इस 10% से कंफ्यूज मत हो, वो आपका भी एसोसिएट बन गया। यानी आप यहां पर AS23 लगा दोगे, और AS23 का कंसोलिडेशन होता है इक्विटी मेथड से, याद है ना, इक्विटी मेथड से। तो यानी आप इसको इक्विटी मेथड से यहां पर कंसोलिडेट करोगे। तो यहां पर ये एसएचबी इन दोनों का क्या है? एसोसिएट है। एडीआई का भी है और ये एसएचए का भी है, तो दोनों जगह यहां पर इक्विटी मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो उसी के बेसिस पे देखो जरा, यहां पर अपने को एक क्वेश्चन दिया। क्या क्वेश्चन दिया? कह रहा है प्लीज सजेस्ट विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेशन अकाउंट ऑफ एडीआई एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ एडीआई इट वुड अकाउंट फॉर 10% बाय AS13। ना 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 ना, यही गलत हो गया, छोड़ दो।
चलो आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि एडीआई 10% जो इन्वेस्टमेंट है उसको इक्विटी मेथड से करेगा, ठीक है, और 30% इन्वेस्टमेंट जो है इसको प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन ES 27 जॉइंट वेंचर वाला हो गया। और जॉइंट वेंचर का तो ये खेल ही नहीं है, नाम लिखा हुआ जरूर था बट हकीकत में है नहीं क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी का, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। कह रहा है कि 10% को अपन ES 13 से करेंगे, ये लो जी काटा लगा दिया, गलत हो गया। कह रहा है कंसोलिडेशन ऑफ एडीआई 10% बाय इक्विटी मेथड, बिल्कुल ठीक है, 10% वाला हिस्सा भी इक्विटी से करोगे और जो 30% सा वाला है वो भी आप इक्विटी मेथड से करोगे, दोनों में इक्विटी लगेगा, तो यानी ये बात बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन के अंदर और क्या लिखा, क्वेश्चन के अंदर लिखा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी एडीआई प्रिपेयर रिजल्ट अकाउंट फॉर क्वार्टर एंडेड जून 24 एंड टुक फॉलोइंग पोजीशन फॉर द फॉलोइंग मैटर्स। कह रहे ये पोजीशन उसने ली, ये कुछ मैटर्स है उसके अंदर, क्या पोजीशन लिया, सबसे पहले ट्रेनिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड जून 24 वर एलोकेटेड इक्वली ओवर द 4, गलत है बिल्कुल। याद करो ES 25 इंट्री फाइनेंशियल रिपोर्ट, अपना जिस पीरियड का जो खर्चा है वो उसी में दिखाओ, आप उसको डेफर नहीं कर सकते। कह रहा है अपना खर्चा हुआ है ट्रेनिंग का, एम्प्लॉय का है, अपन उसको 4 क्वार्टर्स में डेफर कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत हो गया। प्रोविजन मेड फॉर डोनेशन 5 मिलियन एक्सपेक्टेड टू बी मेड इन सेकेंड क्वार्टर। कह रहा है कि डोनेशन का अपन ने यहां पर प्रोविजन बना लिया, जो 5 मिलियन का एक्सपेक्टेड अपन यहां पर सेकेंड क्वार्टर में करेंगे, ये भी बात बिल्कुल गलत हो गई। अरे भाई यहां पर प्रोविजन फॉर डोनेशन मेड एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का कैसे करोगे, जब आपका जब होगा तभी तो आपको उसका करना पड़ेगा, बात बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ो। सिंस हिस्टोरिकल देयर हैज बीन एन इमैटेरियल वेरिएंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल डेप्रिसिएशन चार्ज बाय बजटेड। कह रहा अपना डेप्रिसिएशन जो है वो दो तरह का, एक तो बजटेड है जो अपन ने बजट में पहले से फोरकास्ट कर रखा है, और एक अपना एक्चुअल है। तो अपन बजटेड वाले को रिकॉर्ड करते हैं। अरे भाई यहाँ पर कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल थोड़ी चल रहा है, यहाँ पर तो अकाउंट चल रही है, काय का बजट हटाओ, यहाँ पर काय की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हटाओ, तो यानी यहाँ पर तो आपको एक्चुअल लेना पड़ेगा, यानी ये भी गलत है। Incentive were provided to customer if they purchase 1 million kg of urea on annual basis. It was expected at least 50 customer would able to achieve the target before end of third quarter. कह रहा अपन ये जो यूरिया बेच रहे हैं उसमें कुछ कस्टमर सर्टेन क्वांटिटी की यूरिया खरीदते हैं, तो अपन उनको क्या करते हैं, इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, और अपने को लगता है कि इतने कस्टमर उस टारगेट को अचीव कर लेंगे, लेकिन फिर भी अपन ने कोई प्रोविजन नहीं बनाया, जबकि वो प्रोविजन तो अपने को बनाना था, यानी ये भी गलत हो गया। यानी ये चारों ही काम इसने दोस्तों गलत कर रखे हैं। तो यहां पर ये पूरा क्वेश्चन के वो पॉइंट कह रहा है लास्ट वाले ऑप्शन में चारों इनकरेक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है, चारों इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, यहां पर SHB took a loan of USD 10,000 on 1st of April 23 for a specific project at a rate of interest of 5%। कह रहा है $10,000 का लोन लिया, ठीक है, 5% की रेट से। कह रहा है अप्रैल 23 एक्सचेंज रेट वॉज 81, ईयर एंड पे 82 हो गई, और अगर इंडिया से यही लोन लिया होता तो रेट होती 11% की। इंडिया से अगर यही लोन लिया होता तो रेट होता कितने का, 11% का। तो अब आपको यहां पर इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। याद करो अपन ने एक क्वेश्चन किया था, इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में किए थे, जहां AS 11 और AS 16 का मिक्स क्वेश्चन था, जहां अपन कोई बोरोइंग कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में और वो क्वालिफाइंग असेट के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, क्वालिफाइंग असेट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर उसी के बारे में देखो, ये पॉइंट नंबर E पूछा, कंप्यूट द बोरोइंग कॉस्ट विच कैन बी कैपिटलाइज इन शाह। यहां पर शाह की जगह SHB आ जाएगा, ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है SHB ने लोन लिया है, तो कह रहा है SSB के अंदर कितना कैपिटलाइज करेंगे ये बता दो। तो कैपिटलाइज कितना करेंगे कि देखो, अगेन मैं आंसर की सीधा हेल्प ले लेता हूं ताकि अपना टाइम कम से कम लगे। तो ये देखो, ये रहा अपना $10,000 का लोन है, 5% की इंटरेस्ट रेट है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया $500, और ये अपन एंड ऑफ द ईयर पे करेंगे तो 82 की एंड की रेट से, ये तो हो गया इंटरेस्ट का खर्चा। ये तो कैपिटलाइज होता ही होता है जब आपने क्वालिफाइंग असेट के लिए लिया ये बोरोइंग, तो यानी इंटरेस्ट वाला तो कैपिटलाइज हो गया। अब दूसरी चीज अपन यहां पर FED निकालेंगे, तो FED कितना आएगा, तो यहां पर अपना 82 का एंड ऑफ द ईयर का, 81 का बिगिनिंग का, और $10,000 यानी 10,000 का अपना FED आ गया। अब ये FED वाला लॉस है, ये कितना कैपिटलाइज होगा, तो उसमें दो चीजें देखते हैं, तो FED का लॉस और एक अपना विच एवर इज लोअर।
एक अपना यहां पर विच एवर इज लोअर। तो इन दोनों में से जो अपना यहां पर लोअर होगा उसी को अपन यहां पर कैपिटलाइज करेंगे। अब ये दूसरा हिस्सा क्या है, एक सेविंग इन इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। सेविंग इन इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर इंडिया से लोन लेते तो आपका इंटरेस्ट का खर्चा कितना ज्यादा आता। अपन ने बाहर से फॉरेन करेंसी में लोन लेके कितना इंटरेस्ट, अपन जब बाहर से लोन लेते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट रेट कम होती है, इसीलिए लेते हैं कि अपना इंटरेस्ट का खर्चा कम हो जाए। तो अपना एक्चुअल इंटरेस्ट का खर्चा 41 है। अगर इंडिया से इंटरेस्ट लोन लेते तो 89,100 का आता। कैसे, $10,000 81 की रेट थी जब लोन लिया, यानी इतने रुपए का लोन लेते और 11% की इंडिया की रेट दे रखी है। तो यानी ये अपना 89,100 का और ये 41,000 का, तो ये आपकी सेविंग हो गई। तो 10,000 का लॉस है और ये आपकी सेविंग आ गई, तो विच एवर इज लोअर, यानी आपको पूरा का पूरा 10,000 ही कैपिटलाइज कर देना है। मान लो यहां पर 7,000 की सेविंग होती तो फिर 7,000 कैपिटलाइज होता, बाकी 3,000 का एफईडी पीएल में जाता। ठीक है, तो यहां पर दोनों मिलाकर 51,000 का अपन यहां पर क्या कर देंगे, कैपिटलाइजेशन। तो टोटल मिलाकर जो कैपिटलाइजेशन पूछा है ये 51,000 का यहां पर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसके अंदर आंसर दोस्तों आईसीआई ने 41 दे रखा है, गलत है, 51,000 का ये आंसर आ जाएगा। एक बीच में क्वेश्चन और है, उसके बारे में भी देख लेते हैं यहां पर क्या डेटा दे रखा है। ये देखिए ये वाला हिस्सा, एडीआई ओन 60% होल्डिंग इन एएनआई इन अनकोटेड एंटिटी। कह रहा है कि एडीआई ने 60% होल्डिंग एएनआई में कर रखी। एएनआई अभी बीच में काफी चर्चा में आया था, आप सबको पता होगा। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। कह रहा है कि अपन ने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है एक दूसरी कंपनी के शेयर्स में। ठीक है, जो कि एक क्या है, अनकोटेड एंटिटी है। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेटें बढ़ा दी। द इंक्रीज विल फॉल इन वैल्यू ऑफ इक्विटी होल्डिंग। जब अपना इंटरेस्ट की रेटें मार्केट में बढ़ जाती है तो अपना इक्विटी का इन्वेस्टमेंट अनअट्रैक्टिव हो जाता है। जब अपने को एफडी के ऊपर ही अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलना लग जाता है तो कोई फिर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रिस्क क्यों उठाएगा, जब एफडी के अंदर। तो इंटरेस्ट रेटें जो है वो डेट फंड पे बढ़ा दी तो इक्विटी की वैल्यू अपने आप कम हो गई, यानी अपना इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू भी गिर गई। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑफर हाई रिटर्न। ये जो मैं बात बता रहा था, डेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क कम होता है, तो वहां पर जब हाई रिटर्न मिल रहा है तो इसका मतलब जो इक्विटी है, रिस्क की जो इन्वेस्टमेंट है वो अब ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रही। द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वॉज एडजस्ट डाउनवर्ड टू इंप्रूव द रिटर्न अवेलेबल इन। कह रहा है कि अब अपने मार्केट वैल्यू इक्विटी का कम हो जाएगा। तो यहां पर अब अपने को इसने क्या पूछा, ये अपना जो पॉइंट नंबर डी है इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। विल देयर बी एनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एडीआई बिकॉज ऑफ अबव मेंशन इवेंट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट बाय गवर्नमेंट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड। क्या अपने को कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं। कह रहा है इंक्रीज इज ए इंडिकेशन ऑफ एडीआई होल्डिंग एएनआई माइट हैव इंक्रीज। कह रहा है कि ये इंडिकेशन कह रहा है कि अपना होल्डिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा। अरे भाई इक्विटी अट्रैक्टिव नहीं रहा तो यानी वैल्यू गिरेगा, यानी ये बकवास है। एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ये भी बकवास है। द इंक्रीज इन इंडिकेशन दैट एडीआई होल्डिंग एएनआई माइट इंपेयर्ड, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है इंपेयर हो गई होगी, वैल्यू गिर गई होगी उसकी। एडीआई शुड मेक फॉर्मल एस्टिमेट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, बिल्कुल ठीक बात है। वेदर टू मेक एनी एडजस्टमेंट और नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड करेगा, गलत बात है। तो यानी इसके अंदर 3 सही हो गया। अपना ये जो इन्वेस्टमेंट है इसकी अपने को अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना एक इंडिकेटर है, ES 28 में अपन डिस्कस करते कि भाई इससे आपका जो असेट की वैल्यू वो हो सकता है गिर गई हो। तो यहां पर अपने को इस असेट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, इसको चेक करना है और उसके हिसाब से देखना है कि अपने को लॉस को बुक करने की जरूरत है कि नहीं है। चलिए, ये अपना केस सिनेरियो 1 हो गया। अब आते हैं केस सिनेरियो नंबर 2 में। ये भी शानदार बनाकर दिया है। क्या कह रहा है, SBHA सभा बोल देते हैं, लिमिटेड डील इन मैन्युफैक्चरिंग परचेज एंड सेल ऑफ राइस। कंपनी हैज अराउंड 56 एकड़ ऑफ लैंड एज अ पार्ट ऑफ पीपी। कह रहे 56 एकड़ का एक लैंड है और जो कि इसका पीपी है, वहां से ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके आगे बेचता है और वो पीपी खुद ऑर्डिनरी कोर्स का पार्ट नहीं है, यानी ये उसकी पीपी बन गई। ठीक है, एज पर न्यू बिजनेस मॉडल 30 एकड़ ऑफ लैंड फॉल अंडर रेजिडेंशियल जोन विच कंपनी प्लानिंग टू डेवलप। अब इसमें से 30 एकड़ जो लैंड है उसमें ये कंपनी अब रील बना रही है। आए हाय मजे मजे ही मजे। कह रहा है अब ये रेजिडेंशियल कैटेगरी में आ गया।
जिसमें अपन अब यहां पर एक रेजिडेंशियल कॉलोनी काट कर आगे बेच सकते हैं। मतलब यहां पर एक रेजिडेंशियल कॉलोनी को काट कर प्लॉटिंग करके उसको सेल कर सकते हैं। तो अपन ने भी तय किया कि भाई इसमें से 30 एकड़ का जो लैंड था, अब उसमें अपन प्लॉट कट करेंगे और इनको सेल करेंगे। यानी ये जो पीपी था आपका पीपी नहीं रहा, ये जो इन्वेंट्री बन गया कितने 30 एकड़ के लिए। ये अब आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्लॉट कट करके और आप बेचोगे तो ये आपका नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स का पार्ट हो गया। तो यहां पर ये 30 एकड़ की लैंड जो है वो पीपी से इन्वेंट्री हो गई, नेचर बदल गया, असेट एक असेट से दूसरे असेट में। जैसे एक लीज के क्वेश्चन में अपन ने ऑपरेटिंग लीज में देखा था, वहां उल्टा था, पहले वो अपने पास इन्वेंट्री थी, लेकिन जैसे ही अपन ने उसको ऑपरेटिंग लीज पे दिया तो वो अपनी पीपी बन गई थी। वहां पर इन्वेंट्री से पीपी बनाया था, यहां पर ये पीपी से इन्वेंट्री बन गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, सुनो ध्यान से, जो अपनी 56 एकड़ लैंड की यहां पर जो कैरिंग वैल्यू है, जो 56 एकड़ की कैरिंग वैल्यू है, इस कैरिंग वैल्यू के दो हिस्से हो जाएंगे, प्रोपोर्शनेटली दो हिस्से करेंगे, एक प्रोपोर्शनेटली इन्वेंट्री का और एक प्रोपोर्शनेटली बची हुई लैंड का, और इसके हिसाब से इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, क्या लिखा, एज पर न्यू बिजनेस मॉडल 30 एकड़ वो रेजिडेंशियल में आ गया, अब वहां पर प्लॉट कट करके अपन उनको रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए सेल करेंगे। कंपनी डज नॉट हैव इंटेंशन ऑफ कीपिंग प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एज अ बिजनेस ऑफ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए अपन ये बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो है ना ये बिजनेस। एज द कंपनी डज नॉट हैव ऑब्जेक्टिव टू रिसीव एनी इनकम फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंट एज प्रपोज प्लान एंड कंपनी वांट टू सेल प्लॉट। कह रहा है कंपनी को प्लॉट कर करके बेचना है, कंपनी इससे कोई रेंट या कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं जाती है। मतलब ये जो प्लॉटिंग वगैरह करेंगे ये इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी एज 13 भी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। वहां पर अपन ने देखा था अगर कोई लैंड अपन ने इन्वेस्टमेंट मोटिव के लिए रख रखी है, कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल पर्पस के लिए, तो फिर वो लैंड आपका क्या बन जाता है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी बन जाता है, ईएस 13 डील करता है। लेकिन ये कह रहा है वो भी नहीं है, यानी ये पीपी से सीधा सीधा आपका इन्वेंट्री बन गया, पीपी से सीधा सीधा आपका क्या बन गया, इन्वेंट्री। ठीक है, तो ऐसे केस में बस अब यहीं पर एक क्वेश्चन बन गया, देखते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव मेंशन्ड लैंड रेजिडेंशियल जोन व्हिच वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर इंडियन गैप। मतलब एएस में क्या ट्रीटमेंट होगा। द लैंड इन रेजिडेंशियल जोन अपीयरिंग इन पीपी वुड बी क्रेडिटेड बाय इट्स कैरिंग अमाउंट। कह रहा है कि अपन जो पीपी है उसको तो क्रेडिट कर देंगे और इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है कि द लैंड अपीयरिंग इन पीपी by crediting carrying amount and inventory would be credited equivalent to fair value। अरे भाई fair value कहां से आ गया, ये लोग काटा। The land in appearing PP should be credited by gross amount। gross amount से नहीं आएगा, कह रहे पूरा का पूरा लैंड का अमाउंट है आप पीपी से निकाल कर इन्वेंट्री बुक कर लो, नहीं, केवल प्रोपोर्शनेट करेंगे ना। क्या पूरी की पूरी वो जो लैंड थी क्या वो पीपी बन गई, क्या नहीं, पीपी एक हिस्सा बना है तो उतना हिस्सा ही प्रोपोर्शनेटली जाएगा, तो दूसरा भी गलत हो गया। कह रहा द रेंट इन रेजिडेंशियल जोन अपीयरिंग इन पीपी वुड बी क्रेडिटेड बाय कैरिंग अमाउंट एंड इन्वेंट्री वुड बी रिकॉग्नाइज्ड विद सेम अमाउंट, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहे पीपी को आप क्रेडिट कर दो और उतने से इन्वेंट्री को रिकॉग्नाइज कर लो, कितना, जो प्रोपोर्शनेटली कैरिंग अमाउंट आता है उसी से। कह रहे लैंड इन पीपी शुड बी क्रेडिटेड बाय ग्रोस, ग्रोस यहीं पर गलत हो गया, पढ़ना ही नहीं है, खत्म। तो यानी कि इसका थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया क्या इसने, देखिए कह रहा है यहां पर सबा हैज 2 इक्वल जॉइंट वेंचर होल्डिंग। कह रहा है सबा के पास में 2 इक्वल जॉइंट वेंचर होल्डिंग है, 50% ईच, KSJ वन ऑफ देम। ध्यान देना, सबा हैज 2 इक्वल जॉइंट वेंचरर्स होल्डिंग, मतलब ये जो सबा है SBHA जो है ये तो है खुद जॉइंट वेंचर, और इसके अंदर जो वेंचरर है, वेंचरर 1 और वेंचरर 2, तो 2 वेंचरर है, वेंचरर 1 भी 50% से और वेंचरर 2 भी 50% से इक्वल होल्डिंग रखते हैं। मतलब सबा खुद तो जॉइंट वेंचर है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले वेंचरर बन गए 50-50% से। अब उसमें से जो पहला वेंचरर है उसके बारे में कह रहा है, उसका नाम है KSJ वन ऑफ देम, अदर कंपनी फॉर्म आउटसाइड द KSJ ग्रुप। अब ध्यान दो, एक जो वेंचरर 1 है इसको बोलेंगे KSJ ग्रुप और ये है अदर।
एक है केएसजे ग्रुप और एक है अदर। ध्यान से सुनना, ये है केएसजे ग्रुप और ये है अदर। अब आपको इस केएसजे ग्रुप के अंदर भी क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। द केएसजे ग्रुप हैज 3 कंपनीज। केएसजे ग्रुप में भी 3 कंपनी है। वन ऑफ देम इज केएसजे लिमिटेड। बहुत कंफ्यूजन सा लग रहा है, थोड़ा ध्यान दोगे, बहुत इजी है। आपको कह रहा है ये सभा लिमिटेड खुद जॉइंट वेंचर है, उसमें 2 वेंचरर है इक्वली 50-50 से। अब पहला जो है वो केएसजे लिमिटेड नहीं, वो केएसजे ग्रुप है और दूसरा अदर है। अब ये जो केएसजे ग्रुप है इसमें भी 3 अलग अलग लोग हैं। एक है केएसजे लिमिटेड कंपनी और ये है दूसरा तीसरा ये लोग है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो आपको कह रहा है कि ये जो केएसजे है इसमें से एक आपका केएसजे लिमिटेड है, विच ईच ऑफ देम होल्डिंग इक्वल। कह रहा है वो जो 50% का टोटल है उसमें से 50% में से ये तीनों 1/3 कैरी करते हैं। ये पूरा ग्रुप है और ये ग्रुप मिलकर और उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सभा के अंदर और उसमें से 1/3 इनका होल्डिंग है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे क्या लिखा, अब वन ऑफ द केएसजे, बस ये हो गया। तो अब यहां पर अपन कंसोलिडेशन कैसे करेंगे, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जॉइंट वेंचर का है और जॉइंट वेंचर में अपन ने बात किया था प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। जब अपन वेंचरर की बुक में कंसोलिडेशन करते हैं तो वेंचरर का खुद का और जो जॉइंट वेंचर है उसमें से अपना हिस्सा, हर चीज का, एसेट लायबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंस का, याद है ना। तो उसके बेसिस पे अपन कंसोलिडेशन करते हैं और उसी का नाम था प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। तो अपन वहां पर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड से यूज करते हैं। तो यहां पर ये जो केएसजे ग्रुप की ये तीनों कंपनियां हैं 50%, 1/3 ईच, यानी जब इसका कंसोलिडेशन यहां होगा तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन से हो जाएगा और ये जो अदर है ये अपना हिस्सा प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन करेगा। तो उसी के बेसिस पे देखो एक क्वेश्चन बी दे रखा है, इन द अबोव सिचुएशन how Sabha Limited accounted by joint venture as under Companies Act rules. Joint venture will be proportionately consolidated by KSG Limited only. कह रहा है प्रोपोर्शनेटली कंसोलिडेटेड बाय केएसजे लिमिटेड ओनली, केएसजे लिमिटेड ओनली। जबकि केएसजे ग्रुप की 3 कंपनियां वो तीनों कंसोलिडेट करेगी ना। तो ये कह रहा है पहले पॉइंट में कि ये जो कंसोलिडेशन है इसमें केवल एक तो ये केएसजे और एक ही अदर, बस ये नहीं, ये केएसजे ग्रुप की तीनों कंपनियां अपना अपना हिस्सा कंसोलिडेट करेगी। ये कह रहा है नहीं, केएसजे लिमिटेड ही और बाकी जो दूसरा हिस्सा है वो ग्रुप के बाहर वाला वो कंसोलिडेट कर लेंगे। गलत है, यहां लिमिटेड लिखा हुआ है। कह रहे केएसजे लिमिटेड करेगी, काय को करेगी, तीनों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तीनों करेंगे। जॉइंट वेंचर विल बी प्रोपोर्शनेटली कंसोलिडेटेड ओनली बाय वेंचरर आउटसाइड। कह रहा है केवल आउटसाइड वाला ही कंसोलिडेट करेगा, ये भी गलत, ये भी गलत। जॉइंट वेंचर विल बी प्रोपोर्शनेटली कंसोलिडेटेड बाय ऑल 3 कंपनीज ऑफ केएसजी ग्रुप ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर होल्डिंग। ये बिल्कुल बात सही कही है। कह रहा है केएसजी ग्रुप की तीनों कंपनियां कंसोलिडेट करेगी जितना जितना उनका हिस्सा है। KSG Limited will be proportionately consolidated by all companies to the extent of their holding and other। अब ये और भी ज्यादा बेटर है। यहां पर कह रहे हैं तीनों केवल KSG ग्रुप ही करेगा, केएसजी ग्रुप ही करेगा। मतलब यहां पर ये कह रहे हैं दूसरे वाला नहीं करेगा, लेकिन यहां पर तो केएसजी ग्रुप की तीनों कंपनियां भी करेगी और दूसरा भी करेगा जितना जितना उनका हिस्सा है। यानी ये सबसे ठीक है। तो यानी इसका फाइनल आंसर जो है ये 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 तीनों यहां पर गलत हो गए, लास्ट वाला बिल्कुल अपना सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या दे रखा है, वन ऑफ द केएसजी ग्रुप एडीके लिमिटेड इंगेज इन जनरेशन ऑफ पावर which is supplied to various electricity boards। ठीक है, one of the terms and condition of tariff regulatory authority tariff agreement is that income tax relating to power generation scheme will be reimbursement by electricity board on quarterly basis before payment of advance tax। अपन क्या करते हैं, पावर जनरेशन का काम करते हैं और टैरिफ की तो आजकल बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। एग्रीमेंट के हिसाब से अपने को उसका रिइंबर्समेंट मिल जाता है। एडवांस टैक्स पे करने से पहले अपने को उसका क्या मिल जाता है, रिइंबर्समेंट मिल जाता है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली। तो इसके बारे में अपने को क्या क्वेश्चन बना कर दिया, हाउ शुड द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एडीटी लिमिटेड अकाउंटिंग कैसे करेंगे। रिइंबर्समेंट शुड बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू। रिइंबर्समेंट जो मिलेगा वो रेवेन्यू में आएगा। रिइंबर्समेंट शुड बी अदर इनकम। रिइंबर्समेंट शुड बी नेटेड फ्रॉम टैक्स प्रोविजन। रिइंबर्समेंट कैन बी नेटेड ऑफ एप्रोप्रिएट एक्सपेंस। तो यहां पर अब सुनो ध्यान से, अपन अपना बिजनेस कर रहे हैं पावर जनरेशन का, उसमें सरकार को टैरिफ पे करते हैं और सरकार आपको उसका रिइंबर्समेंट करता है और ये एक रूटीन प्रोसेस का पार्ट हो गया।
मतलब अब ये नहीं कि अपने को कोई रिम्बर्समेंट अलग से कोई इनकम बन रही है, ये अपना रूटीन पार्ट हो गया कि अपन एक बार रिम्बर्समेंट पे करते हैं और बाद में सरकार से अपने को उसका अपना टैरिफ जो उसका रिम्बर्समेंट मिल जाता है। तो ये अपना एक रूटीन प्रोसेस का पार्ट हो गया, यानी ये अपना शेड्यूल 3 का क्वेश्चन है एक तरह से क्लासिफिकेशन का, कौन से हेड में ये इनकम जाएगी। तो ये आपका रेवेन्यू के अंदर अपन इसको रिकॉर्ड करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है रिमी अनादा केएसजे ग्रुप कंपनी, कह रहा है रिमी लिमिटेड जो केएसजे ग्रुप की ही एक कंपनी है, इज शिपिंग बिजनेस हैज एनुअल टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़। इट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ब्रिंग ऑल द वेसल्स इनटू ड्राई डॉक एवरी 5 ईयर फॉर मेजर ऑल। इसके पास जो वेसल्स है उनको डॉक पे लेके आना पड़ता है हर 5 साल बाद, जिसमें इनकी मेजर ओवरहॉलिंग की जाती है। The cost incurred to get vessel back in seaworthy condition. A vessel costs 20 crore with a useful life of 20 years and require every 5 year overhauling. The estimated cost of overhauling is 5 crore. कह रहा है कि अपना वेसल का कॉस्ट है 20 करोड़ का, और अपने को हर 5 साल में ओवरऑल करवाना पड़ता है, और अपना 5 करोड़ रुपए का ओवरऑलिंग का कॉस्ट आता है जो 5 साल चलता है, और वेसल खुद जो है वो 20 साल चलता है। तो अब आपको क्वेश्चन बनाकर दिया यहां पर पॉइंट नंबर 3, कह रहा है कि अपने को पॉइंट नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अंदर कितना अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ये बताओ। पीपी का पीएल में कितना इफेक्ट आएगा उस पीपी का ये बताओ। तो देखो सुनो ध्यान से, अपना वेसल है 20 करोड़ का जब अपन ने आज खरीदा। अब जब अपन कोई भी अपन वेसल वगैरह कुछ भी खरीदते हैं और उसकी फ्यूचर में कोई ओवरऑलिंग कॉस्ट वगैरह आती है, तो फर्स्ट टाइम अपन जब खरीदते हैं तो उसके अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। तो यानी कि इसमें से 5 करोड़ रुपए तो वो ओवरऑलिंग का खर्चा है और बाकी 15 करोड़ रुपए मेन असेट की कॉस्ट है। अब ये जो 5 करोड़ है इसकी लाइफ तो है 5 साल और इसकी लाइफ है 20 साल। इसका डेप्रिसिएशन 1 करोड़ आ गया, इसका 0.75, यानी पूरा मिलाकर 1.75 करोड़ पीएल में चला जाएगा। ये देखो आंसर इस पैटर्न से मैंने आपको बनाकर भी इसका शेयर किया हुआ है। ये रहा 20 करोड़ का टोटल है, उसमें से ओवरऑल कॉस्ट है 5 करोड़ और अदर पीपी है 15 करोड़ का। तो ये 5 ईयर के बेसिस पे 1 करोड़ हो गया और 20 ईयर के बेसिस पे 0.75, तो टोटल मिलाकर 1.75 कैलकुलेट होकर आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देख लीजिए उसके बेसिस पे आंसर। तो यहां पर पहला आंसर तो नहीं, गलत है, कुछ भी लिखा हुआ है। दूसरे में भी ये 2 करोड़ वगैरह, तीसरे में भी ये गलत है, ये अपना ठीक है। 1.75 का डेप्रिसिएशन आएगा, यानी इसका आंसर जो है 4 बन जाएगा। कौन सा आंसर बन जाएगा? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या दे रखा है इसका? इन प्रीवियस ईयर रीमी हैज इम्पेयर्ड 1 कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर लॉस ऑफ 100 करोड़ with 50 crore allocated to goodwill, balance allocated to plant and machinery and technical know-how। ध्यान देना, एक अपना कैश जनरेटिंग यूनिट है जिसमें एक तो गुडविल है, एक प्लांट एंड मशीनरी है और एक टेक्निकल नो हाउ है। ठीक है, इनके अंदर अपन ने आईएल बुक किया है 50 का, इसमें 26 का यहाँ पर, 24 का यहाँ पर, टोटल 100 का आईएल बुक किया। ठीक है, आगे क्या लिखा? रिकवरेबल अमाउंट वॉज नॉट मेजरेबल, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ करंट ईयर आफ्टर इम्पेयरमेंट 100 करोड़। कह रहा है 100 करोड़ का इंपेयरमेंट वगैरह करके आज की डेट में उसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो 427 की है, लॉस को एडजस्ट करके जो उसकी सीबी है। ठीक है, और 323 की किसकी? प्लांट एंड मशीनरी और टेक्निकल नो हाउ की। प्लांट एंड मशीनरी 427 का कैरिंग वैल्यू रखता है और ये आपका 383 का रखता है। ठीक है, द कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ करंट ईयर वुड हैव बीन 450 एंड 405 for plant and machinery technical know-how during the year if impairment test prove the CGU is no longer required। कह रहा है कि अपना ये जो प्लांट एंड मशीनरी है और ये टेक्निकल नो हाउ है, ध्यान से सुनना, प्लांट एंड मशीनरी और टेक्निकल नो हाउ। इस प्लांट एंड मशीनरी और टेक्निकल नो हाउ की कैरिंग वैल्यू है 427 और है 383 की इंपेयरमेंट लॉस के बाद। अगर ये लॉस बुक किया हुआ नहीं होता तो 450 होती और 405 होती।
अगर लॉस बुक किया हुआ नहीं होता तो 450 और 405 होती। यानी कि अगर अपन अच्छे दिन की बात करें, जैसे वो इन्वेस्टमेंट था उसमें पहले लॉस बुक किया बाद में अच्छे दिन आ गए थे, ऐसे ही अपन बात करें तो 427 से 450 यानी 23 का प्लस हो रहा है। कितने का प्लस हो रहा है? इसका मतलब 23 का प्लस हो रहा है। वहीं यहां पर अगर बात करें 383 से 405, तो 383 से 405 यानी 22 का प्लस हो रहा है। जबकि अपन ने इनमें लॉस भी किया था 26 और 24 का। तो जब भी आपने कोई लॉस बुक किया और अच्छे दिन आते हैं तो आप उस लॉस को वापस रिवर्स कर सकते हो। ये एक फंडामेंटल बात हो गई, चाहे वो इन्वेस्टमेंट अपन ने देखा। तो इसी तरीके से यहां पर ये लॉस बुक किया हुआ है तो आप इसका क्या कर सकते हो? रिवर्सल कर सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कहां तक? जितना आपका लॉस है। तो अच्छे दिन आए आपके 23 और 22 से और लॉस बुक किया हुआ इतना, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी इन अच्छे दिन को रिकॉर्ड करके आपको पीएल में क्रेडिट कर देना चाहिए। इसका मतलब ये रिवर्सल पॉसिबल है 45 का, दोनों को मिलाकर अच्छे दिन आ गए तो आप 45 से इसका लॉस रिवर्स कर दो, तो आप इस लॉस को रिवर्स करके पीएल में लेके चले जाओगे। तो उसी के बेसिस पे देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड गलत है, 100 गलत है, 45 पीएल के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये 45 का रिवर्सल कह रहा है कर देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। 50 का गलत है, क्योंकि अपना जब अच्छे दिन आए ही 45 से तो 50 कैसे करो? 50 में मतलब जो लॉस था 30 और 20 का कह रहा है वो अपन पूरा बुक कर देते हैं। तो लॉस जो बुक था अपना कितना था? लॉस बुक यहाँ पर लॉस था 26 और 24 का यानी 50 का, और अपने अच्छे दिन आए 45 से तो 45 को ही तो रिवर्स करेंगे, तो 45 से अपना रिवर्स हो जाएगा। ये दोस्तों इसका एक खतरनाक सा केस सिनेरियो नंबर 2 था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं केस सिनेरियो नंबर 3 में। एस्टीरिया लिमिटेड लिस्टेड कंपनी इक्विटी शेयर 6000 lakh, फ्री रिजर्व 10,000 lakh एंड लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रपोज टू बाईबैक 20% ऑफ कैपिटल एट द रेट ऑफ 40। द आर्टिकल ऑफ ऑथोराइज बाईबैक एओए ने ऑथराइज कर रखा है। कंपनी पास बोर्ड रेजुलेशन, देखो जरा कौन आया? बोर्ड रेजुलेशन आया। देखो कौन आया? बोर्ड रेजुलेशन बीआर पास किया है। जबकि बीआर 10% तक ही काम करता है, 10% से लेकर 25% के बीच में एसआर की जरूरत होती है। ठीक है। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल इन्वेस्टमेंट 5,000 lakh हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 6,000। ठीक है। इट एग्जिस्टिंग बोरोइंग 9,500। कंपनी इज नॉट मेड एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टर्म लोन। कह रहा है कंपनी ने टर्म लोन के पेमेंट में, जैसे अभी एक क्वेश्चन देखा था डिफॉल्ट कर रखा है, यहां पर कह रहा है किसी तरह का कोई डिफॉल्ट वगैरह नहीं किया हुआ, यानी ठीक है, सब चंगा है। ठीक है। आगे क्या लिखा है? इट हैज कंप्लीटेड प्रीवियस बाईबैक। कह रहा है पिछला बाईबैक अपन ने अक्टूबर 24 को किया था। याद करो अपन दो बाईबैक के बीच में कम से कम 12 मंथ का गैप रखते हैं। कूलिंग पीरियड होता है, ठंड रखो। 12 महीने की एक बार बाईबैक हो गया, अगला बाईबैक कम से कम 12 महीने के बाद होगा। तो यहाँ पर अक्टूबर 24 में पिछला किया था और ये अपन रेजोल्यूशन इन मार्च 25 पास कर दिया। ठीक है। तो यानी अपन ने वो कूलिंग पीरियड नहीं रखा। तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहला, कैन एस्टीरिया लिमिटेड प्रोसीड विथ बाईबैक बेस्ड ऑन ओनली बीआर? कह रहा है बीआर के बेसिस पे बाईबैक हो सकता है क्या? तो ये कह रहा है यस, बिल्कुल बीआर सफिशिएंट होता है। ये कह रहा है नो, हमेशा एसआर पास करना पड़ेगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। कह रहा है नो बिकॉज 20% बाईबैक एक्सीड 10% लिमिट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। ये बात बिल्कुल ठीक है। कह रहा है कि अपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीआर की लिमिट तो 10% तक की होती है। यस बिकॉज आर्टिकल ऑथोराइज कर रहा है, नहीं। तो यहां पर अपना ये पॉइंट नंबर 3 सही हो गया। तो ये अपना सही हो जाएगा कि भाई 10% से ज्यादा कर रहे हो तो आपका बीआर अब वैलिड नहीं है, आपको एसआर पास करना पड़ेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिजेबल बाईबैक? कह रहा है ज्यादा से ज्यादा बाईबैक रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से कितना करोगे? तो रिसोर्स टेस्ट में आप कंपनी की इक्विटी निकालोगे और इक्विटी का कर दोगे 25% और डिवाइड कर दोगे उसके बाद बाईबैक प्राइस से। इक्विटी का मतलब यहां पर होता है शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व और इसके अलावा होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो उसी के बेसिस पे अगेन मैं आंसर में जाता हूं। आई होप ये आंसर मैंने किया होगा। ये रहा कैपिटल 6,000, रिजर्व 10,000, टोटल 16,000, 16,000 का 25% 4,000। बाईबैक प्राइस आपका यहां पर, तो यहां पर क्या पूछा है? रिसोर्स कितना है, सीधा रिसोर्स पूछा है। कह रहा है बाईबैक के लिए आप मैक्सिमम परमिजेबल लिमिट रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से बता दो। तो अपना रिसोर्स जो कैलकुलेट होकर आया वो अभी अभी कितना आया था? 4,000, यानी आप 4,000 का बाईबैक इसमें कर पाओगे। ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग बाईबैक
विल डेप्ट इक्विटी रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो जो 2:1 का है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो देखो जरा वो भी अपन चेक कर लेते हैं। तो यहां पर देखो अगर अपन डेट इक्विटी रेशियो के बेसिस पे जाए तो आपकी एग्जिस्टिंग इक्विटी है 16,000, उसमें से डेट का आधा हटा दो, डेट आपका 9,500 तो उसका आधा, 2:1 के लिए आधा, पूरा समझाया हुआ अपने को क्लास में, तो डेट का आधा हटा दो, तो ये आपकी एक्स्ट्रा इक्विटी है। ये एक्स्ट्रा इक्विटी को बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू से यानी 40 + 10 50 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका मैक्सिमम आ गया। आप कर रहे हो 120 और ये 225, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेट इक्विटी रेशियो आपका मेंटेन हो रहा है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, यानी ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द बुक ऑफ जी लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 1040, ये अपन ने ऑलरेडी आज ही क्वेश्चन किया था, कवर्ड हो चुका है, याद हो तो देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ए लिमिटेड हैज ए बैलेंस ऑफ 1715 लोन अकाउंट में कह रहा है उसमें 1/15 का इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू है, तो ये यहां से हटेगा ओसीएल में जाएगा, बोरोविंग से हटाओ ओसीएल में ले जाओ, तो यानी कि 16 लाख का जो बोरोविंग है वो तो आपका हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग, और ये जो इंटरेस्ट है ये अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। अगर ये ध्यान देना करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है विच इज पेबल विद इन 12 मंथ, तो वो शॉर्ट टर्म में जाता है। एक हिस्सा होता है वो जो करंट मैच्योरिटीज है, तो उसको तो यहां से हटा के शॉर्ट टर्म में ले जाओ। ये इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू है, चाहे ड्यू बट नॉट पेड हो, कुछ भी हो, उसको आपको अदर करंट लायबिलिटी में लेके जाना है। तो यानी 16 लाख को तो लॉन्ग टर्म में दिखाना है और 115 को अदर करंट लायबिलिटी में, ये ठीक है। चलिए ये एमसीक्यू का हिस्सा हो गया खत्म। दोस्तों सारे एमसीक्यू को कवर करके दे दिया है मैंने अच्छे से, आपको 1% भी मेरे ख्याल से कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस में मेरे पास में कुछ खास आइडेंटिफाइड इसमें नहीं है कि कोई बहुत स्पेशल हो जो बताया जाए आपको, कुछ भी ऐसा नहीं है। 6A है theoretical question, how will interest capitalize when qualifying asset funded by borrowing, nature of bonds that are issued at discount। कह रहा है कि डिस्काउंट पे बॉन्ड को इशू किया गया था, तो वो जो डिस्काउंट है वही एक तरह से आपको बताओ तो इंटरेस्ट की तरह हो जाता है। तो डिस्काउंट का जितना अमोर्टाइजेशन होगा वो आपका डिस्काउंट का जितना अमोर्टाइजेशन होगा, डिस्काउंट भी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट होता है, तो यानी ये डिस्काउंट जो है ये भी अमोर्टाइज जितना होगा वो आपको बोरोइंग कॉस्ट के अंदर ले जाना है, यानी उसको बोरोइंग कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हुए चलना होता है, जितना ईयर टू ईयर अमोर्टाइज आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6C में क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन दिया है जिसमें ये 4 आइटम है, कह रहा है कहां दिखाएंगे इनको बता दो, करंट या नॉन करंट, क्या है इनका नेचर, करंट है या नॉन करंट है ये बता दो बस। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करा है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो अपन ने पे करा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, वो जनरली आपका मीटर जब तक कनेक्शन रहेगा तब तक रहेगा, यानी ये आपका नॉन करंट नेचर की असेट होती है, तो यानी ये नॉन करंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉ मेटेरियल इन्वेंट्री करंट होता है। प्रीपेड रेंट, अब ये प्रीपेड रेंट 14 मंथ का है, तो इसमें से जो 12 महीने का है वो तो नॉन करंट है, और बाकी अगर 2 महीने का और उसके एक्स्ट्रा है तो वो आपका जो 12 महीने का है वो तो करंट में चला जाएगा, तो 12 मंथ तक का तो आपका करंट में चला जाएगा और बाकी 2 महीने का नॉन करंट में। फिक्स डिपॉजिट विथ मैच्योरिटी ऑफ 18 मंथ, 7 पता चल रहा है नॉन करंट है। तो ये इसके दोस्तों आंसर्स हो गए। तो मैंने आपको दोस्तों आज के लेक्चर में, आज के सेशन में एमटीपी, आरटीपी और अमीनमेंट सब कुछ एक साथ कर दिया है, ताकि आपको बार बार वीडियो को देखने की, अलग अलग वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं पड़े, और वो भी क्रक्स के फॉर्म में कि कहां कहां क्या क्या स्पेशल है, ताकि वो सब कुछ आपके लिए कवर हो जाए। तो उसी पैटर्न से आपको इसको बनाकर पूरा दे दिया है। अब इसके अलावा बाकी क्वेश्चन आंसर्स को आप चाहे तो एक बार उसमें से गो थ्रू हो सकते हो, ऑलरेडी अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर्ड होते हैं, आप चाहे तो दोबारा से भी उनको कवर कर सकते हो। मैंने आपको बताया एमसीक्यू बुक भी अगर आपको अरेंज करनी हो तो वो पीडीएफ फॉर्म में फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहां पर जाकर आप उसको ले सकते हैं। और उसके अंदर मैंने चैप्टर वाइज बड़े शानदार एफर्ट्स करके और उसको चैप्टर वाइज आपको अरेंज करके विद सॉल्यूशन, आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन, जहां जहां आपको प्रॉब्लम आती है, जहां आप फंस सकते हो, जो भी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है, आप अटक रहे हो, तो उसके लिए आपको आंसर साथ में दे दिए, ताकि आपका कम से कम टाइम में एमसीक्यू का भी अगर आप रिवीजन करते हो तो वो आपका हो पाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच, राधे राधे।